हम लोग कैसलेट डीआई के ऊपर आगे थे और कैसलेट डीआई में मैंने आपको ये बताया था कि एक तो हम टेबल से करते हैं, एक हम वेन डायग्राम से करते हैं, एक बेस्ड ऑन अर्थमेटिक होता है जो अर्थमेटिक पढ़ेंगे तब उसके अंदर होगा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये वेन डायग्राम वाला चालू किया था कल। उसमें मैंने वेन डायग्राम में आपको लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई थी कि ओनली सर हमको आप क्लासेस बताते हैं वही है ना, मतलब योतेश कुमार मिश्रा जी, मैं बात नहीं समझा आपको। तो हाँ वही क्लास नोट्स हैं, अगर नोट्स की बात कर रहे हैं तो हाँ वही है, साथ में डीपीपी भी है, डीपीपी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और भी पीडीएफ की बात चल रही है मेरी एक दो जगह पे। अगर कहीं से अच्छी क्वेश्चंस कोई कंटेंट मेकर मिलेगा तो हम और भी प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक वर्डिंग होती है ओनली, उसका आपको अच्छे से मतलब समझना है कि ओनली मैथ्स का मतलब क्या है और मैथ्स का मतलब क्या है, वो फ़र्क मैंने कल की क्लास में समझाया था। उसके बाद में और भी हमने थोड़ा सा अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया था। जैसे ये ए बी सी है तो ये ए किसका वैल्यू है, ये ओनली ए का वैल्यू है, लेकिन कंप्लीट ए का वैल्यू पूछेगा तो ए जी डी ई सारे जुड़ जाएंगे उसके अंदर। इस तरीके से हम चल रहे थे। उसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न हम लोगों ने किया था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सोल्व किया था क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए। उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ तक हमारी लास्ट क्लास की पूरी कहानी थी। अब इससे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कितनी अच्छी बात है, लाइट चली गई, सब कुछ बंद नहीं हुआ है ना, मतलब हम पढ़ सकते हैं आराम से। चलो, क्योंकि उस दिन बाद में नहीं हुआ था ऐसा कि लाइट गई कभी, लेकिन आज गई है तो सिस्टम चल रहा है, मतलब जो हमने ठीक किया है वो सही से चल रहा है, तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए थे। अब इसी का एक अगला प्रश्न मैं लेके आता हूँ, उसके बाद में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन है मेरे पास में बेसिक को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हिंदी में नहीं है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। पहले आप इसको करने का प्रयास करें। हिंदी में मैं बता देता हूँ, अगर कोई हिंदी में जानना चाहता है तो हिंदी में वो बोल देता हूँ। इन ए कॉलेज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टॉट। एक कॉलेज में 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हैं। आउट ऑफ 1200 स्टूडेंट, टोटल 1200 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। ईच वन इज रिक्वायर्ड टू स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। उनमें से हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है। विच आर बेसिक, कोबल एंड सी, जो कि सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, कोबल और सी, 3 लैंग्वेज हैं। 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस। 40 विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 404 स्टूडेंट स्टडी ओनली सी। 404 विद्यार्थी केवल सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। 222 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली बेसिक। 222 विद्यार्थी केवल बेसिक पढ़ते हैं। 500 स्टूडेंट्स स्टडी कोबल। 500 विद्यार्थी कोबल पढ़ते हैं। 140 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। 114 स्टूडेंट्स विद्यार्थी सी और बेसिक दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। एंड 388 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली कोबल, और 388 विद्यार्थी केवल कोबल पढ़ते हैं। पहले तो आप मुझे बता दो वेन डायग्राम से होगा या कैसे होगा ये? वेन डायग्राम से ही होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई लैंग्वेज ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी टेक्निक है। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसमें आपका पूरा दिमाग ही ओपन हो जाएगा, मतलब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन बोल रहा है इन ए कॉलेज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज पढ़नी है। तीनों लैंग्वेज कौन कौन सी है भाई? एक है आप लोगों का बेसिक, एक है आप लोगों का कोबल, और एक आपका सी लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब आगे बोल रहा है 40 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो 40 कहाँ आएगा? 40 तो यहाँ आएगा। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, 404 स्टूडेंट स्टडी ओनली सी। ओनली सी पढ़ने वाले कितने हैं? 404 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 404, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन बोला 222 स्टूडेंट स्टडी ओनली बेसिक, तो बेसिक पढ़ने वाले कितने हैं? 222 हैं। फिर बोला गया 500 स्टूडेंट स्टडी कोबल, तो क्या 500 यहाँ पे लिख दूं मैं? क्या 500 वहां पे लिख दूं? क्वेश्चन बोल रहा है 500 स्टूडेंट्स स्टडी ओनली कोबल, ऐसे थोड़ी बोल रहा है,
नहीं लिखना है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ओनली कोबल पढ़ते हैं, उसने बोला कोबल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ की नहीं होगी, इस पूरे सर्कल की है। जब पूरे सर्कल की वैल्यू होती है तो इसे नाम के आगे लिख दिया करो कि भाई ये जो अपना कोबल है ये पूरा का पूरा सर्किल कितना वैल्यू है, 500 वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, 114 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक। बोला है 114 स्टूडेंट्स, 144 स्टूडेंट स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज। तो सी और बेसिक में कौन सा कॉमन है, ये है। तो क्या 114 यहां लिख दूं मैं, क्या 114 यहां लिख दूं मैं, नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वाला कब होता, जब ये बोलता कि 114 स्टूडेंट स्टडी बोथ सी एंड बेसिक लैंग्वेज ओनली, तब तो 114 यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन अभी ओनली नहीं बोला है। जब ओनली नहीं बोला है तो ये 114 जो वैल्यू दी गई है ना, ये इस पूरे हिस्से की है जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये इस पूरे हिस्से का वैल्यू है, इसका भी और साथ में इसका भी मिला के। बताओ ये 114 इस जो डॉट मैंने किया है इसी पूरे हिस्से का वैल्यू है, इसका मतलब इसका वैल्यू है, तो यहां वाले हिस्से का क्या आएगा वैल्यू, इस वाले हिस्से का क्या वैल्यू आएगा। अगर ये 40 है, अगर ये 40 है, पूरा 114 है, तो ये कितना आएगा, 74 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। किसी भी स्टूडेंट को इस 74 में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेन डायग्राम वाली डीआई नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 388 स्टूडेंट स्टडी ओनली कोबल, 388 स्टूडेंट सिर्फ कोबल पढ़ते हैं, तो 388 स्टूडेंट ने कोबल पढ़ लिया भाई, केवल कोबल पढ़ लिया। जहां जहां आप वैल्यू नहीं लिख पाए, हमेशा एक ही अप्रोच रखनी है, वहां वहां पे कुछ भी एक्स वाई ए बी कुछ भी रख दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप देखो, अंदर जो वैल्यू आ गई उसके अलावा बाहर कोई वैल्यू आपको पता है, दो वैल्यू पता है, एक तो टोटल 1200 है, टोटल 1200 है ना, टोटल यहां लिख दिया करो भाई, टोटल ये लिख लेना भाई पेपर में भी, नहीं तो फिर कई बार क्या भूल जाते हैं तो क्वेश्चन में वो काफी टोटल 1200 है, कोबल 500 है। कोबल जब मुझे पता लगा 500 है, तो इनसे, इन वैल्यूज से जो भी आपके पास है, इनसे आपको पता लगाना क्या ए और बी में कोई रिलेशन निकाल सकता हूं मैं, या फिर ए और बी का कुछ पता चल सकता है, आपको ये हमेशा देखना है, जो वैल्यू नहीं पता हो उसका। तो ये कोबल 500 दिया गया है, तो ये बताओ पूरा का पूरा मिला के 500 होगा कि नहीं होगा। अगर इस 500 में से मैं 388 और ये 40 माइनस कर दूं, तो क्या ए और बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस 40 प्लस 388, इन सब का वैल्यू मिला लूंगा, तो ये तो कोबल का पूरा सर्किल हो गया, पूरा सर्किल हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था, 500 आना चाहिए था। तो यहां से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया भाई, माइनस करो उधर जाके, 388 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 12, 112 में से 40 माइनस करोगे तो 72 बचेगा भाई, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। क्यों निकाला हमने, ये मैंने बता दिया आपको, आपको हमेशा देखना है, जो नहीं पता उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न पे, बस यही इसमें सिंपल जो चीज़ थी यही हमें देखना था। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओनली, मतलब केवल 2 पढ़नी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं और कुछ नहीं, केवल 2 लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज इज कोबल, मतलब कितने स्टूडेंट, क्वेश्चन को और जूम कर लेता हूं मैं, हाँ, मतलब ये पूछ रहा है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक कोबल होना बहुत जरूरी है। एक क्या होना चाहिए, कोबल होना चाहिए। तो अब मैं पीछे गया, देखो मेरे डायग्राम्स में, अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 2 लैंग्वेज कौन कौन पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला ये 74 भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, ये बी भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, ये ए भी 2 लैंग्वेज पढ़ रहा है, 2 लैंग्वेज तो ये सारे पढ़ रहे हैं। अब इसमें फिर क्वेश्चन ने बोला कि 2 लैंग्वेज पढ़ने वालों में से कम एक कोबल तो होनी चाहिए, तो 74 में तो कोबल है ही नहीं, कोबल सिर्फ इस ए और बी में है। इसका मतलब आपको ए प्लस बी का वैल्यू ही पूछा गया था, जो कि कितना है, 72 है। तो आप आंसर क्या टिक कर दोगे इसका, 72। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक लैंग्वेज कोबल होना चाहिए, ठीक है। तो 112 आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज किसने पढ़ा है,
तो इस बार कोबल ओबल का कोई चक्कर नहीं दिया गया, उसने सीधा बोल दिया है कि 2 लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या बता दो बस मुझे। तो मैं पीछे गया, फिर मैंने देखा 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन हैं, तो एक तो बी है, एक ए है और एक 74 है। तो इसका मतलब 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन हैं, ए प्लस बी प्लस 74, यही होगा कि नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 72 कर देना। तो मैं आगे लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना है वहीं पे आंसर में। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस 74। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 72 और 74, तो ये कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेज इज 554। अगर सी लैंग्वेज पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट 554 दे दिए मुझे, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है आप लोगों को। तो चलो पीछे, ठीक है, आपको सी पढ़ने वालों की संख्या 554 दे दी गई है। तो आ जाओ, पीछे गया मैं। तो मुझे इस बार सी के इस पूरे सर्कल का वैल्यू कितना दे दिया गया, 554 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में मुझे पूछा गया कि इस बेसिक का पूरे सर्किल का वैल्यू बताओ। अब बेसिक का पूरा सर्किल का वैल्यू निकालने के लिए ये मुझे क्या चाहिए, 222 प्लस 74 प्लस 40। मुझे ए का वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए ए का वैल्यू। ठीक है, तो मुझे ए का वैल्यू चाहिए। अब ए का वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हो, ए के लिए बारे में एक तो ये पता है, एक इस खुद ही इस क्वेश्चन ने एक नई इंफॉर्मेशन दी आपको कि सी की वैल्यू 554 है। तो आप देखो सी की वैल्यू 554, देखो ये पूरा अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये 554 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसे मत सोचा करो, आप ऐसे लिख सकते हो कि 74 प्लस 40 प्लस बी प्लस 404 इज इक्वल टू 554। बताओ ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। यहां से आपका बी का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे इक्वेशन नहीं बनानी है। आपको सीधा सोचना है कि यार ये 554 है, मैं क्या करता हूँ इसमें से पहले 404 माइनस करता हूँ, फिर 74, फिर 40 माइनस कर देता हूँ, तो बचा हुआ बी आएगा। यही तो है। तो देखो 554 में से 404 माइनस कर दो, आप कितना बचेगा, 150 बचेगा। 150 में से 40 माइनस कर दो, 150 में से 40 माइनस कर दिया तो 110 बच गया। 110 में से 74 माइनस करोगे तो 26 और 10 36 बचेगा। यानी कि बी का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे 36 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। 36 आ गया। बी का वैल्यू 36 आ गया, तो ए का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब बताओ मैं क्या बेसिक का पूरा जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ, ये पूरा का पूरा मामला जोड़ सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ए की वैल्यू 36 आ गई। अब मुझे बेसिक कंप्लीट निकालना था सर, तो 74 में देखो 36 जोड़ो कितना आएगा, 26 जोड़ो 110 प्लस 40 150, 150 प्लस 222 372 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 372 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आंसर हो जाएगा 372। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। ठीक है, सिंपल, हमें सी का वैल्यू दिया गया था, उससे ए का वैल्यू निकाल लिया, फिर उससे बी का वैल्यू निकाल लिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या अगले जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं ये 554 वैल्यू काम में ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि ये डीआई का वैल्यू नहीं है, ये पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का वैल्यू है। तो ये अगले क्वेश्चन में ऐसे मत मान लेना कि ए और बी की तो हर क्वेश्चन में यह वैल्यू इतनी आएगी, नहीं। ठीक है, वो था सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बेसिक लैंग्वेज इज 384। इस बार बेसिक का दे दिया कि बेसिकली पढ़ने वाले कितने हैं, 384 है। ठीक है, आगे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी कोबल। तो कोबल एंड सी लैंग्वेज, व्हाट इज द स्टडी बोथ लैंग्वेज कोबल। तो कोबल प्लस सी पूछ लिया आप लोगों से, क्या पूछ लिया, कोबल प्लस सी पढ़ने वाले पूछ लिए गए। क्या ओनली कोबल सी पूछा है या कोबल और सी पूछा है, कोबल और सी पूछा है, ओनली नहीं पूछा है। कोबल और प्लस सी दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताओ मुझे। पीछे चलते हैं भाई, हमें क्या दिया गया है,
बेसिक लैंग्वेज 384 दे दी गई है, तो हमें क्या दे दिया गया है, बेसिक लैंग्वेज का वैल्यू इस बार 384 दे दिया गया है ना, ये 384 मुझे दे दिया गया है। अब मुझे क्या पूछा गया था, कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ। तो कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी, ये बी वैल्यू ही कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या होगी क्या। देखो बेसिक लैंग्वेज 384 है, क्या आप लोगों को कोबल और सी लैंग्वेज पूछी गई थी, कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ। तो कोबल और सी लैंग्वेज पढ़ने वाले यही होंगे ना, जो मैंने डॉटेड किया ये पूरा हिस्सा होगा, केवल बी नहीं होगा। अगर ओनली कोबल और सी बोलता ना तब सिर्फ बी ही होता, लेकिन बोल उसने ओनली कोबल सी नहीं बोला, उसने बोला कोबल और सी पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा जो मैंने डॉटेड कर दिया है। तो कुल मिला के आपके पास में एक जवाब आ गया कि आपके पास वैल्यू क्या निकालनी है, आपको बताओ 40 प्लस बी का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है। आपको ऐसे सोचना है एग्जाम में कि भाई मुझे 40 प्लस बी का वैल्यू निकालना है। 40 प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको बी का वैल्यू चाहिए। अब बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको बेसिक का वैल्यू दिया गया है, देखो तो बेसिक का वैल्यू ये दिया गया, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, माइनस कर दो 2 ट्रिपल 2 74 और 40 माइनस कर दो, तो बचा हुआ ए ही बचेगा टोटल में से। तो सबसे पहले मैं 74 माइनस किया तो कितना बचेगा, 310 बचेगा। 310 में मैं 40 माइनस करूंगा तो 270 बचेगा। 270 में 222 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा, 48 आएगा ना, हाँ 48 आएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से अब मेरे पास आ गया 48, ठीक है, ए का वैल्यू मेरे पास में 48 आ गया। तो बी का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24, बी का वैल्यू 24 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में बी का वैल्यू 24 आ गया, 40 प्लस बी करना था तो 24 यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 24, यहाँ पे वैल्यू रख दिया 64। योर आंसर इज 64, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट्स में हेल्प हो जाएगी। 40 प्लस बी का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से ए का वैल्यू मेरा 48 आया था और फिर मेरा बी का वैल्यू क्या आ गया था, 24 आ गया था। तो मैंने कर दिया था 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64, ठीक है भाई। किसको समझ में नहीं आया, प्रीति कुमारी जी को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया सर, 48 बता दो, बिल्कुल बता देंगे 48 कैसे आया। चलो आप ये पूछना चाह रहे हो कि ए का वैल्यू 48 कैसे है, अभी अभी देखो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही निकाला था। देखो आपको बेसिक जो लैंग्वेज दे दिया गया था टोटल 384 दे दिया था, क्या क्वेश्चन में ही दिया था, देखो वहीं पे देखो क्वेश्चन में, जिसको नहीं समझे वो देखना 384। बेसिक लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या 384 है, यानी कि आपको बेसिक के पूरे जो सर्किल है ना इसका वैल्यू 384 दे रखा है। इसका मतलब मुझे बताओ क्या 222 प्लस ए प्लस 40 प्लस 74 इज इक्वल टू मैं 384 के बराबर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है, बेसिक का 384, तो इसमें क्या है पूरे सर्कल में 222 40 ए और 74। तो यहां से बताओ ए का वैल्यू 48 आएगा। जिनको नहीं समझ में आया अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, इस प्रश्न का आंसर दो भाई मुझे, ऑप्शन इसमें हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज, ध्यान अब इस एक तो इस लैंग्वेज को पढ़ना है, एक पीछे वाले क्वेश्चन में जा रहा हूं मैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बोथ कोबल एंड सी लैंग्वेज। दो सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, आपके लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टडी सी एंड बेसिक लैंग्वेज ऐसे लिखा, एक लिखा स्टडी बोथ सी एंड बेसिक लैंग्वेज। इनमें फर्क होता है भाई, फर्क ये होता है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं हम कई बार। इसमें बोला गया कि ऐसे लोग बताओ जो सी और बेसिक दोनों पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर, टोटल और बोल दिया देखो ऊपर से, कुल संख्या बताओ जो सी भी पढ़ते हैं बेसिक भी पढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब सी का पूरा सर्किल और बेसिक का पूरा सर्किल, दोनों पूरे पूरे सर्कल्स की वैल्यू पूछी है कि नहीं पूछी है, पूरे पूरे सर्कल्स की पूछिए, कॉमन मत ले लेना, उसके अंदर कॉमन वाला हिस्सा मत लगा देना, ठीक है। तो इन दोनों लैंग्वेज में क्या होता है, फर्क होता है। चलो
अब आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज पूछी थी? वो सी और बेसिक। अब देखो, आपको सी का पूरा सर्किल और बेसिक का पूरा सर्किल का वैल्यू निकालना है जोड़ जुड़ा के, ये पूरा सर्किल और ये पूरा सर्किल, ठीक है। तो आप या तो 222 प्लस A40 ये सबको जोड़ दो तो ये दोनों सर्कल का वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप सिंपली क्या करो, टोटल 1200 है ना, 1200 में से सिंपली ये 388 माइनस कर दो। अगर मान लो मैं टोटल में से ये 388 हटा देता हूं यहां वाला, तो ये दो सर्कल ही तो बचेंगे, कुछ और तो बचेगा ही नहीं, बेसिक और सी का ही बचेगा। तो कितना आ रहा है बताओ? 812 आ रहा होगा। तो 812 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1200 माइनस 388, तो 812, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, हम लोगों ने कैसले डीआई कर ली है। अब एक भयानक से क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बस मतलब धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन निकाल लेना है, ऐसे डरना नहीं है कि पता नहीं सर क्या दे दिया है ना। ये लो जी, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है? पहले तो ये बता दो मुझे पूरा पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जूम की भी लिमिट है मेरे पास में। हाँ, पढ़ो, इसको आराम से करने का प्रयास करो। छोड़ दो, अब छोड़ दो, जिसने जितना कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया वो भी ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में। अरे यार पूजा भाई, ये कैसे चल रहा है? एक सेकंड रुको। पहले तो बताओ डायग्राम मजा आ गया ना देखो देख के, है ना? चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पतला और पेन करना पड़ेगा मुझे लिखने के लिए। हाँ, देखो, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो उसमें पहले तो इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के है ना, डरना नहीं है। पहले तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एज ए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है, क्वेश्चन में डायग्राम में पुट करते जाना है। अब इसमें एक छोटी सी बात है, वो मैं और बताता हूँ। देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, 1000 स्टूडेंट है कॉलेज में। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स सम अपीयर्ड इन एग्जाम XYZ। 3 वेरिएबल हो गए भाई, ध्यान दे लेना, वहीं पे पता लग जाना चाहिए, वेन डायग्राम से होगा क्वेश्चन। वाइल सम नोट, कुछ ने एग्जाम दिया भी नहीं है। अब ये तो बड़ा चक्कर हो गया। अगर हम तीनों के अंदर, अगर तीनों की वैल्यू टोटल 1000 मान लेंगे, तब तो ये तो एग्जाम, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी तो हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। इसका मतलब इस जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 3 सर्कल से बाहर भी एक वैल्यू आ रही हो, तो आप एक रेक्टेंगल बनाओ। ये पूरा रेक्टेंगल तो हो गया आपका क्या, कॉलेज का वैल्यू की। इसका जो टोटल होगा वो कितना हो गया, इसका जो रेक्टेंगल का टोटल है वो तो 1000 हो गया। इस एक रेक्टेंगल के अंदर जितना भी वैल्यू आएगा वो सब मिला के 1000 है, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया वो ये है, X Y एग्जाम और Z एग्जाम। जिन्होंने एग्जाम दिया वो तो ये तीनों सर्कल हो गए, नहीं दिया उसको यहां लिख देना साइड में कहीं पर भी। तो इन सर्कल्स के अलावा जो छूट के जो बच गया वो एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया वो वैल्यू हो गई। समझ गए? हाँ, तो 5 मिनट लग जाएंगे तो ये आएगा भी तो ना प्रीविरी में, हर कहीं पे आएगा भी उसी जगह पे जहां पे आपके पास होगा, थोड़ा सा समय होगा। चलो अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम Z ओनली। बड़ी दिक्कत सर, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ऐसा वैल्यूज ना हो और आपको कुछ रिलेशंस दे रहा हो क्वेश्चन,
तब आपको वैल्यूज मानते जाना है और क्वेश्चन में पुट करते जाना है। कैसे? इसने क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम। नॉट अपीयर्ड वाले कहाँ आएंगे बताओ? इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे? मान लेता है कि ए इतने मतलब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो वो इस सर्कल से बाहर वाली वैल्यू ए हो गई। तो इन तीनों सर्कल से बाहर जो मिला उन्होंने क्या नहीं दिया? एग्जाम नहीं दिया है, तो इसको ऐसे डिनोट करना है। उसके बाद में बोला कि ये जो नंबर है ना, ये उन स्टूडेंट्स के बराबर है जिन्होंने जेड एग्जाम दिया है, ओनली जेड एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब ए ही यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ए ही यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते चले जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम वाई इज 360। वाई में जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो कितने? 360। क्या ओनली दिया है यहाँ पे बताओ? ओनली नहीं दिया है ना, तो क्या बताओ, क्या वाई के पूरे सर्कल की वैल्यू 360 है कि नहीं है? तो इसका मतलब वाई के पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है? 360। तो वाई बराबर लिख देना, ये ऐसे मत मानना रेक्टेंगल के अंदर का कोई वैल्यू नहीं है ये वाई बराबर लिखा है, इसका मतलब वाई के पूरे सर्कल का वैल्यू है, ना कि ये रेक्टेंगल के बाहर का वैल्यू तो सिर्फ ए ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये लिख दिया मैंने जो वैल्यू था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स बोथ इन एग्जाम बोथ एक्स एंड वाई, मतलब बोथ एग्जाम्स, एग्जाम के पहले लगा लेना, ठीक है? ये बोथ इन बोथ एग्जाम्स एक्स एंड वाई ओनली, मतलब एक्स और वाई एग्जाम में ओनली बैठने वाले लोग कौन से होंगे? पहले तो ये बताओ मुझे। ये कुछ फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम एक्स एंड वाई ओनली, दोनों एग्जाम में बैठने चाहिए एक्स और वाई में, उसमें भी ओनली। तो क्या ये सिर्फ इस वाले हिस्से की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है जहां पे मैंने डॉट लगाया है? इसमें ये वाला हिस्सा तो नहीं आएगा ना जिसपे मैं अंगुली रख रहा हूं अभी? इसी वाले हिस्से की बात कर रहा है ना ये, ठीक है ना? ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो ये इसी हिस्से की बात कर रहा है, अगर आपके समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर, ठीक है? उसके आगे बोल रहा है, एक तो इस वाले हिस्से की बात कर रहा था, अरे हाँ, ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो दिया गया टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम्स वाई एंड जेड, वाई एंड जेड ओनली। तो वाई एंड जेड ओनली वाले बोथ एग्जाम कौन से? वाई एंड जेड बोथ एग्जाम, यानी कि ये इन दोनों हिस्से की बात कर रहा है। इतना किस किस को समझ में आ गया? ये हमारे बेसिक्स मजबूत हुए इसलिए हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी तक 360 तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके आगे बोला गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स, अपीयर्ड इन बोथ आएगा बीच में, करेक्शन है, बोथ एग्जाम्स एक्स एंड वाई ओनली। तो एक्स एंड वाई ओनली वाला हिस्सा कौन सा है? ये मैंने जो डॉट लगाया यही हिस्सा है। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम वाई एंड जेड ओनली, इन बोथ वाई एंड जेड ओनली। तो वाई एंड जेड ओनली कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। बताओ ये हिस्से में अभी समझ में आ गया? योतेश कुमार मिश्रा जी, अरे पहले सीख लो फिर बता दूंगा कौन सा लेवल है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि इन दोनों हिस्सों की बात कर रहा है वो। अब इन दोनों हिस्सों में मुझे रेशियो क्या दिया गया है? 2:3 दिया गया है। इन दोनों हिस्सों में मुझे रेशियो 2:3 दिया गया है। अब बताओ क्या इन दोनों हिस्सों में 2:3 तो आप लिख नहीं सकते? 2:3 तो आप लिख नहीं सकते, लेकिन वैल्यू तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब भी आपको कोई दो रेशियो दिए गए हो, कोई भी दो रेशियो दिए गए हो, आपको दिया गया है रेशियो 2:3, कहीं पर भी दिया गया हो, अगर आप इनको रेशियो में काम में ले सकते हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो के हिसाब से लेते चले जाओ। लेकिन मान लो ऐसी मजबूरी फंस जाए कि इन रेशियो वैल्यू का रियल वैल्यू भी नहीं पता है मुझे और मुझे रियल वैल्यू की तरह काम में भी लेना है इसको, दोनों चीज एक साथ हो जाए, तब आप क्या करो, इसका रियल वैल्यू 2x मान लो, इसका रियल वैल्यू 3x मान लो, x का वैल्यू फिर निकालते रहेंगे। तो इनका रियल वैल्यू आप लोग मान सकते हो 2x या 3x। तो आपको रेशियो दिया गया था 2 और 3, या x y z कुछ भी मान सकते हो, उसमें x तो ऐसे ही हर बार मान लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या वैल्यू मानता हूँ इसका, ऊपर वाले का तो यहाँ पे मुझे 2 दे रखा था, तो यहाँ पे यार x में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए क्या माने, x ही मान लेते हैं, इसको बड़ा x लिख देते हैं, एग्जाम को बड़ा x लिख देते हैं, ये छोटा ये 2x और यहाँ पे 3x। बताओ भाई 2x और 3x समझ में आ गया सभी को? 200-300 नहीं माने, 200-300 मानेंगे तो यहाँ पे रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सारी 360 में इनमें कैलकुलेट करेंगे,
ये कोई ऐसे 2 लाइन का क्वेश्चन थोड़ी है कि कुछ ही मान के कर लेंगे, ये तो कैसे ले लिया ये। अच्छा 2x 3x सबको समझ में आ गया कि भाई इन दोनों का वैल्यू का रेशियो दिया गया तो उसको रियल वैल्यू में लिख दिया हमने। आगे बढ़ो फिर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x एंड z बोथ, मतलब x और z में दोनों में बोथ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ओनली एग्जाम z। अब बताओ, जैसे लाइन बोल रहा है वैसे कर दो। लाइन ने बोला है कि x और z दोनों के अंदर, अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूं, हाँ, x और z दोनों के अंदर, दोनों जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी जो संख्या है, तो पहले देखो x और z दोनों एग्जाम दे रहे हैं वो संख्या कौन सी है, ये डोटेड किया, ये पूरा एरिया है कि नहीं ये बताओ। कहीं इधर वाला ओनली ओनली नहीं बोला है इसमें, इसमें बोला है x और z बोथ एग्जाम दे रहा है, तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले हिस्से की जो वैल्यू है इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ओनली एग्जाम जेड, ओनली जेड जो एग्जाम देंगे ना उससे आधा है ये। ओनली जेड एग्जाम क्या है बताओ, ओनली जेड एग्जाम पता है आपको, ए है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू मिला के कितना होगा, a/2 होगा इन दोनों का वैल्यू। अब इन दोनों का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, इसका वैल्यू मैं b मान रहा हूं, इसका वैल्यू मैं c मान रहा हूं। लेकिन जब मैं इसका वैल्यू b मान रहा हूं, इसका वैल्यू c मान रहा हूं, तो मुझे एक चीज का यहां से आइडिया लग चुका है, और वो आइडिया क्या है, वो आइडिया ये है कि b + c = a/2। ये किसको समझ में आया? इसने यही तो बोला था कि ये जो पूरा वैल्यू था ये इस वैल्यू का आधा है। अब ये अलग अलग वैल्यू मुझे नहीं पता थी तो मैंने b और c मान लिया, लेकिन b और c मिला के a का आधा होगा। एक एक बात को समझते चले जाओ, कहीं भी दिक्कत आए बता दो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज को कैसे सुलझाते हैं ये आपको पता लगना चाहिए, है ना। मजा आ रहा है ना, हाँ फिर ठीक है। फिगर क्लियर नहीं हुआ योतेश जी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x ओनली, x ओनली, केवल x मतलब इस वाले नंबर की बात कर रहा है, इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन y ओनली। ये y से 50% ज्यादा है, y ओनली से। तो y ओनली तो पता ही नहीं अभी हमें, y ओनली पता है क्या आपको? y ओनली पता है? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम x ओनली इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन y ओनली। तो हमें y ओनली नहीं पता है अभी तक। तो फिर यहाँ पे क्या बांधते हैं, सी और डी मान लेते हैं, बी सी आ गया, डी और ई मान लेते हैं इसको, और क्या है, डरना नहीं है, मानते हुए चलो फिर। लेकिन डी और ई में रिलेशन दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एक्स एग्जाम ओनली 50% मोर देन, एक सेकंड रुको, इसको मान लो ना मोर देन। अगर इसको डी मान लिया तो ये 1.5D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? एक को ही मानो, दोनों को मानने की जरूरत नहीं है। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम इज ओनली 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन वाई ओनली। तो वाई ओनली में डी मान लिया मैंने, तो इसका 50% ज्यादा, एक्स में 1.5D हो जाएगा। ऐसे कैसे स्किप कर दो, सीखो तो सही पहले यार, एक बार मतलब एक बार पढ़ा नहीं उसके बाद में स्किप करना पड़ेगा। देखते ही तो बचपन में 2 का पहाड़ा भी नहीं याद होता था, उसे भी 5-10 बार 20 बार रिवाइज करना पड़ा, तो एक बार में थोड़ी हो जाएगा, समझो तो सही एक बार। ऐसे देखते ही मतलब नहीं होगा सर, स्किप करना पड़ेगा, समझो तो सही, निकालो तो सही पहले इसको 2 बार करके, तो देखो ऐसे 5-7 क्वेश्चन निकालो तो सही, उसके बाद में नहीं आएगा तो नहीं पता चलेगा। सर 1.5D कैसे? ऐसे भाई 1.5D कैसे, इसका जवाब दे देता हूं मैं भाई। मैंने y ओनली जो है ना उसको मैंने d मान लिया। अब क्वेश्चन ने बोला x ओनली जो है वो y ओनली से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा का मतलब क्या? 1.5D नहीं लिख सकता मैं, ये d है तो 50% ज्यादा 1.5D।
समझे ना। 1 इसको 1D माना ना, तो 1 का 50% क्या होता है 0.5, वो ज्यादा है। ये इतना पेशेंस से देखो आपको कोई नहीं समझाएगा। सब लोग है ना ये दिखाने के लिए कि हम जल्दी जल्दी करवाते हैं, इतनी देर में तो सोल्व करके आगे बढ़ जाते हैं कि भाई मैंने तो कर दिया, अब आप जानो आपके काम जाने। ऐसे नहीं होता है, हमारा काम है आपको सिखाना। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक करेंगे इसको। यहाँ तक हो गया, अगर पानी पी लेता हूँ मैं। आप देखो इसको, अगर कोई और दिक्कत है तो कमेंट करो। हाँ, सुमित ने बोला है सर 0.5D नहीं आएगा। वो उसने बोला, उसने ऐसे नहीं बोला उसका 50% है, उसने बोला है 50% ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो 1.5 आएगा। आगे बढ़ो अब। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in all three exam is 4% of the total number of students in the college। मतलब जो तीनों एग्जाम देंगे वो 4% है, किसका, टोटल का। तो 1000 का 4% कितना आएगा बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज 40। तो इसका मतलब आपके पास किसका वैल्यू आ चुका है, सी का वैल्यू आपके पास आ चुका है। तो आप यहाँ पे ना, आपके पास एग्जाम में बड़ा डायग्राम होगा तो सी के बराबर में लिख देना आप। मेरे पास बराबर में लिखने को जगह नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 40 लिख देता हूँ। अब आप देखना हमने कुछ आगे लिखा था सी, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 40 आ चुका है, ध्यान रखना भाई। सी का वैल्यू क्या आ चुका है, 40 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन वाई एग्जाम ओनली, यानी कि ये डी की बात कर रहा है, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन वाई एंड जेड ओनली। तो वो तो सेम है वाई और जेड ओनली का। तो वाई और जेड ओनली क्या है, 3x है। वाई और जेड ओनली, इसका मतलब डी का वैल्यू क्या है, 3x। लास्ट लाइन में पूरा जुगाड़ छुपा हुआ था। अगर हम लोग पहले ही डिमोटिवेट हो जाते यार तो रिलेशन नहीं निकल रहा, लास्ट लाइन में डी का वैल्यू 3x आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब डी का वैल्यू 3x आ गया, हटा दो। यहाँ पे 1.5D था, तो डी की जगह 3x लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4.5D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4.5x। अरे इतना समझ में आ गया सभी को। सर कैसे आया 3x, बताते हैं कैसे आया 3x। दुख सुनो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ, लाइन पढ़ो लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन वाई एग्जाम ओनली। तो वाई एग्जाम ओनली वाले कौन है, यही तो है जहां मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। इज सेम, सेम है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन वाई एंड जेड ओनली। वाई और जेड ओनली क्या है, 3x है, वो 3x के बराबर है, तो इधर 3x आएगा। इसलिए इसीलिए तो मैं लैंग्वेज पे इतना जोर दे दे के आपको पहले सिखाया हूं कि भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस का आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये डी का वैल्यू था, ये डी का वैल्यू आया था आपके पास में, तो ये 1.5D था। अब डी का 3x वैल्यू यहां लिखूंगा तो 4.5x आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया 4.5x। ये सारा मामला बन गया हमारा। अब समझ में आया भाई। मैं तो 2 दिन से आपको लैंग्वेज ही सिखा रहा हूँ, अब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में घर जाके क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तभी लैंग्वेज समझ में आएगी। लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैं खुद मान रहा हूँ इस बात को, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज समझाने में कोई कमी है तो बताओ आप मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अच्छे से क्वेश्चन चल रहा है। अब हमें ये सब निकालने के बाद में पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये और बची हुई है बस। तो यहाँ से बी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी का वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/2 - 40। तो चाहो तो ये लिख दो, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या लिख दो, a/2 - 40 लिख दो। वो जो इक्वेशन बनाई थी ना उससे सी का वैल्यू 40 था, तो a/2 - 40 बस। तो ये भी मामला खत्म हो गया। अब हमें इस पे भी ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अब हमारा फाइनल डायग्राम बन गया ये। अब देखो, अब आपको ना, आपको रियल वैल्यू कौन सा पता है, एक तो ये 1000 पता है, एक 40 पता है, और एक ये 360 पता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। अब आपको ध्यान से देखना है कि आप कौन सा वैल्यू यूज में लेके कुछ निकाल सकते हो। क्या 1000 यूज करके आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स का या फिर ए का, 2 वेरिएबल है ना एक्स और ए, वैल्यू निकाल सकते हो।
नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर देखो 40 का तो यूज लेके कुछ कर ही नहीं सकते, क्या इस 360 का यूज करके निकाल सकते हो? देखो y को पूरा जोड़ने पे 360 आ रहा है, यानी कि 3x प्लस 3x यानी कि 6x प्लस 2x यानी 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 360। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 360? बताओ भाई। बोल सकता हूं आराम से। तो यहां से इस पूरे सर्कल का वैल्यू काउंट कर लिया, देखो मैंने 360। यहां से मैं लिखूंगा x का वैल्यू क्या आएगा, अरे रुक जा भाई, हाँ यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू ये 320 बन जाएगा, इधर 8 का 8 चौक 32, x का वैल्यू 40 आ जाएगा भाई। कैसे आएगा, इधर जाओ देखो 8x इज इक्वल टू 320 हो जाएगा, 40 इधर जाके माइनस करो तो 8 चौक 32 40 हो जाएगा। x का वैल्यू जैसे ही 40 आया, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, जैसे ही x का वैल्यू 40 आया वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, क्या कैस कौन सा कलर, अच्छा ये लेते हैं। x का वैल्यू 40 आता है, इसका वैल्यू 120, इसका वैल्यू भी 120, इसका वैल्यू 80, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, x की जगह 40 रखोगे तो 45 दूनी 90 180। ठीक है 180 आ जाएगा। बताओ इतना वैल्यू समझ में आ गया सभी को? आ गया। अब देखो इसके बाद में एक वेरिएबल और बच गया a, कि सर इस a का क्या करें, बिल्कुल कर देंगे, इस a का भी कर देंगे। देखो कुछ न कुछ जुगाड़, a के लिए अब रियल वैल्यू बचा है सिर्फ ये 1000, इसी से निकलेगा अब जो भी निकलना है। ठीक है, तो मैं अगर टोटल जोड़ना चाहूं तो ये देखो 180 प्लस 120 कितना बन जाएगा, 200 300 और ये 200 500 बन जाएगा ना, ये पूरा का पूरा 500 और ये 40 बन जाएगा, 540 बन जाएगा। ठीक है 540 बन गया, ये 540 बन गया। कौन कौन सा बना 540, ये जोड़ दिया उसमें, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, बचा कौन कौन सा, बस ये दो वैल्यू बची ना, ये दो वैल्यू बची। ये दो वैल्यू क्या है, प्लस a/2 माइनस 40 प्लस a, यही बची। तो बताओ ये जो मैंने आगे जो स्लाइड में भी लिखा था वो तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू आ गया। मेरे पास में तीनों सर्कल का टोटल वैल्यू पता ही नहीं है, मेरे पास में तो पूरे कॉलेज का वैल्यू पता है 1000। तो कॉलेज में ये नई एग्जाम देने वाले स्टूडेंट भी तो हैं, इसको भूल जाते हैं हम कई बार। तो ये a भी जुड़ेगा, तो प्लस a और जोड़ दिया, और ये सब मिला मिलू के कितना बनेगा आपका 1000 में। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो। देखो अगर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो ये 40 माइनस होगा तो 500 बनेगा, 500 में तो जाके 500 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बराबर में तो संख्या बन जाएगी 500। इसको जोड़ो a और a 2a, और ये ढाई है, ढाई है मतलब 5/2 है, 5/2 है, 5/2 है बन गया। तो 5 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, ये सोल्व कर लेना आप लोग। तो a का वैल्यू 200 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 200 आएगा, यहाँ पर भी 200 आएगा। ये a/2 माइनस 40 है ना, तो a/2 मतलब 100, और 100 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखो हर चीज का वैल्यू बताया आप लोगों को, अब निकालो प्रश्न। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बता दो भाई। अब तो पूरा क्वेश्चन करा दिया, अब थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, 540 से दोबारा बता दो। 540 से दोबारा क्या बताऊं, देखो तीनों सर्कल के सारी वैल्यू जोड़ दी मैंने, सारी वैल्यू जोड़ी, तो ये यहां तक आया, इससे इधर इधर वाला सारे सर्कल की सारी वैल्यू जोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख लेना वैल्यू कैसे जोड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने कॉलेज में एग्जाम नहीं देने वाले स्टूडेंट है ये a, ये जोड़ दिए,
और टोटल कॉलेज में कितने थे, 1000 थे, वहां से एक वैल्यू निकाल ली। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एटलीस्ट 2 एग्जाम, कम से कम 2 एग्जाम में कितने लोग हुए, तो 2 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे इसमें, 3 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे। चलो भाई पीछे चलो हमारे, तो कौन कौन से होंगे 2 एग्जाम 3 एग्जाम वाले, एक ये और ये, इसके अलावा होगा कोई, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये 200, 300 आ जाएगा आंसर। 300 आ रहा है आंसर, बहुत लोगों का है, वेरी गुड, मतलब समझ रहे हो आप लोग। अरे देखो भाई करो फिर, केवल 2 परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल होते हैं, सिर्फ 2 वाले, तो 2 वाले में कौन कौन है, इसमें बस इस बार ये 40 नहीं है, एक 60 है, अरे यार ऐसे नहीं करना मुझे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज, ये 60 है, 80 है और 120 है, तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ये नोट्स में दिक्कत ना आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 260 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। काफी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक 2 परीक्षाओं में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं ये बताओ मुझे, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक 2 वाले में 0 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे, 1 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे, 2 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे। कम से कम में उससे ज्यादा वाला सब कुछ आ जाता है, और अधिक से अधिक में वो आ जाता है पूरा पूरा। 0 एग्जाम वाले भी आ जाएंगे भाई, 0 to 2, ठीक है। जैसे एक चीज समझो आप लोग, ये कहाँ था वो खाली पेज, अगर आप लोगों से एट लिस्ट बोले ना, एटलीस्ट 2 बोला, तो 2 और 2 से ज्यादा जितना हो सकता है वो, 3 ही एग्जाम है तो 2 और 3 एग्जाम होगा। एट मोस्ट बोले ना, एट मोस्ट 2 बोला, तो 2 और 2 से कम जितना भी हो सकता है, 2 से कम 1 एग्जाम भी है और इस बार 0 एग्जाम भी है, तो 0 एग्जाम भी लेना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एटमोस्ट 2 बोला था ना, तो एटमोस्ट 2 में क्या क्या आ जाएगा, ये तो आएगा ये एग्जाम, ये एग्जाम, ये एग्जाम। तो देखो एटमोस्ट 2 में मेरे हिसाब से इस 40 को छोड़ के सारे आ जाएंगे, बताओ। एटमोस्ट 2 में इस 40 को छोड़ के सारे आ जाएंगे, बताओ। अगर सारा जोड़ने बैठ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। एटमोस्ट 2 में आपको कौन कौन से चाहिए, 0 एग्जाम वाले भी चाहिए, 1 एग्जाम वाले चाहिए, 2 एग्जाम वाले चाहिए, मतलब सीधी सी बात होगी 3 एग्जाम वाले नहीं चाहिए यार, है ना। तो 3 एग्जाम वाले कौन है, 40, तो 1000 टोटल है, उनमें से 40 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 960 आएगा, ठीक है। तो ऐसे सीधा निकालना है, सारे जोड़ने मत बैठ जाना भाई, 960, ठीक है। सीधा निकालना है 1000 माइनस 40, 0 1 2 का चाहिए तो आप 0 वालों भी जोड़ो, फिर 1 वाले भी जोड़ो, 2 वाले भी जोड़ो, इतना थोड़ी जोड़ेंगे हम लोग, सीधा सीधी बात है, 3 वाले हटाने हैं बस, टोटल में से 3 वाले हटा देंगे, ठीक है जी। रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, परीक्षा वाई में कितने विद्यार्थी शामिल नहीं होते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम वाई, 1000 में से वाई वाले हटा दो, कितने थे वाई में, टोटल में से वाई में 360 शामिल होते हैं, तो नहीं होते वाई में, वो कितने हैं माइनस 360, तो कितना आ जाएगा 640। अब इस क्वेश्चन से एक बात और समझना सारे लोग, इस क्वेश्चन से ये बात समझने की है, क्या इस क्वेश्चन में अगर मेरे पूरे डायग्राम नहीं भी बनते तो भी मैं आंसर दे पाता कि नहीं दे पाता, क्योंकि आपको 1000 भी पता था पहले से ही और 560 भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ये जो 360 था वो भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। तो कई बार जो मेंस में इस टाइप के जब उलझी हुई कोई कैसे दी जाती है तो उसमें एग्जामिनर एक आधा क्वेश्चन ऐसा घुसा देता है बीच में, तो अगर मान लो नहीं भी होता है तो एक बार ऐसे नजर मार लिया अगर क्वेश्चन पे, क्या पता ऐसा कोई जुगाड़ बैठ जाए एक आधे नंबर के बीच में, ठीक है, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे कहाँ गया, चलो
जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो ये जो एक्सरसाइजेज हम लोग कर रहे हैं ना, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ हमने वो पढ़ा था, उसका रिजल्ट ये मिल रहा है हमें। देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम X और इन एग्जाम Z? क्या आंसर आएगा इसका? X और Z का टोटल आ जाएगा भाई, ओनली नहीं बोला, बोथ नहीं बोला इसमें। X का पूरा सर्किल का वैल्यू और Y के पूरे सर्किल का वैल्यू जोड़ के बताना है आप लोगों को, ठीक है? बताओ भाई कि 680 आ रहा है, सभी का 680 आ रहा है। मैं लगा दूं टिक बिना देखे? लगा दिया तो मैंने, आपकी बात का भरोसा करते हुए। चलो तो भाई अभी थैंक यू नहीं है, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वेन डायग्राम वाली ये जो DI है, इसमें बताओ आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ जी, कर पाओगे ना? अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर लिया, जहां वैल्यू दी गई हो वहां पे वैल्यू मैंने सिखा दी, वैल्यू में कुछ ऊपर नीचे देता है उसका एक प्रश्न मैंने करा दिया, लैंग्वेज मैंने अच्छे से समझा दी, जहां वैल्यूज नहीं दी होती है उसमें अच्छे से अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा दिया, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए आपको ऑलरेडी PDF दी जा चुकी है, ठीक है ना? अब कोई ये नहीं बोलेगा सर प्रैक्टिस के लिए PDF नहीं आ रही है, आपको एकदम से लिंक दे दिया गया है, उस लिंक को सेव कर लो और उसको देखते रहा करो बीच बीच में जाके। हाँ, आप देखो सिंपल से स्टार्ट करेंगे टेबल के अंदर भी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? टेबल बनेगी या वेन डायग्राम बनेगा? अरे नीरज जी मैंने गलती से बोल दिया होगा यार, X और Y होगा तो X और Y जोड़ना है, X और Z होगा तो X और Z ही जोड़ना है। टेबल बनेगा। क्यों? मैंने आपको पहचानना बताया था, पहचानने में मैंने क्या बताया था? पहचानने में मैंने ये बताया था कि भाई आप लोगों को क्या करना है, अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं तो क्या होगा? 3 से ज्यादा वेरिएबल है ना, 5 है देखो इसमें, 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो आप लोगों का वेन डायग्राम नहीं होके आपको टेबल DI में, आप इसमें लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, आप इसमें बार ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी हमें ही होगी, तो हमें डिफिकल्टी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल ही बनाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ आप, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको दिख जाए उस हिसाब से। बस यही चक्कर है ना। चलो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कितने वेरिएबल है भाई मेरे पास, एक कंपनी के 5 अलग अलग उत्पादों का उत्पादन करती है, कंपनी प्रोड्यूस्ड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, तो आपको इनकी टेबल बनानी है। तो मोबाइल और क्या है भाई, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, 5 प्रोडक्ट्स बनाती है। लास्ट में आपको एक कॉलम हमेशा टोटल का भी रखना है, ठीक है? एक कॉलम हमेशा किसका रखना है? टोटल का भी रखना है। बस ये आपने टेबल बना दी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑल 5 प्रोडक्ट्स इज 1650, टोटल कितना है? 1650 है, तो टोटल में लिख दिया 1650। आगे बढ़ते हैं। 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोबाइल फोन्स। अब आपको बोला गया कि 24% टोटल नंबर का कितना है? मोबाइल फोन से। तो अब कई स्टूडेंट ऐसे करेंगे इसको कि 24/100 गुणा 1650 करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके पास DI आती है, अगर इस तरीके से कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे तो हमारे पास में समय की कमी पड़ जाएगी, समय कम हो जाएगा, और उस वजह से हमें कैलकुलेशंस को सीधा करना सीखना चाहिए। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी दिया होगा। जैसे आपके पास में 1650 दिया गया है, अगर आप इसका 10% निकालें तो कितना हो गया? 165 हो गया।
अगर आप इसका 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.5% दिमाग में, 10% के लिए, एक बार इधर पॉइंट 1% के लिए, ठीक है। तो आप दिमाग में इतना तो कर ही सकते हैं। इतना करेंगे तो जैसे अब मुझे मान लो इसका 24% मेरे दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं दिमाग में सोचूंगा इसका 10% कितना होगा, दिमाग में सोचना, मैं इधर लिख रहा हूँ बस ऐसे आपको दिखाने के लिए 165, आपने दिमाग में सोचा। सबसे पहले मैं 10% का तो 20% सोचता हूँ, तो 20% कितना होगा, 20% होगा मेरा 165 को 2 से मेरे 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, तो 330 होगा। दिमाग में सोच लिया 330। उसके बाद में ठीक है, दिमाग में क्या रहना चाहिए आपके, 330 रहना चाहिए दिमाग। उसके बाद में 4% के बारे में सोचना है, वही 1% कितना होगा, 2 बार इधर पॉइंट लिया मतलब 16.5, तो 2% कितना होगा, 16 दूनी 32 और 0.5 को 2 से मिले 1, तो 33 होगा। इसका मतलब 2% का वैल्यू 33, तो 4% का कितना होगा, उसका डबल यानी 66, तो 330 प्लस 66 मेरा आंसर आ जाएगा 396। ऐसे आपको दिमाग के अंदर सोचना है ये सब, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में सोचना है। तो ये मैंने आपको सोचना ऐसे बता दिया, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे सोच के लिख दूंगा तो उसके बाद में आपको नहीं पता चलेगा, तो ये सब नहीं करना है हमें सीधा पता चला 24%, तो 20% की वैल्यू 330, 4% की वैल्यू 66, तो टोटल कितना आ जाएगा 396। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स इज पेन, अरे इज पेन ड्राइव, ठीक है। 1/6 प्रोडक्ट, टोटल का 1/6 क्या है, पेन ड्राइव है। तो टोटल में 6 का भाग दे दो दिमाग में, ऐसे नहीं कि इधर 1650 लिख रहे हो फिर 6 का डिवाइड कर रहे हो, नहीं, सीधा दिमाग में 1650 का भाग दे दो। तो 1650 का भाग दूंगा तो 6 का डिवाइड करो, इसमें 6 दूनी 12, 4 बटा 6, 6 7 42 और 6 5 30, तो 275 आ गया कि नहीं आ गया, 275 आ गया। उसके आगे बढ़े, 14% द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज कैलकुलेटर, 14%, तो 10% का वैल्यू 165, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, 4% का वैल्यू 66, तो कितना होगा 231 होगा कि नहीं होगा। 165 में 66 जोड़ दो तो 65 और 65 130 होता है, और एक और एक्स्ट्रा जोड़ना है 231 होगा, ठीक है, तो 231 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बोला गया क्वेश्चन है, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर आइदर टेलीविजन और वॉशिंग मशीन, बचे हुए प्रोडक्ट या तो टेलीविजन वॉशिंग मशीन और कुछ तो हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोडक्ट, यानी कि वॉशिंग मशीन टेलीविजन से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो ये 50 तो मुझे माइनस में पता चल गया। अब ये इक्वेशन मुझे दे दी गई, उसके आगे कुछ नहीं दिया गया। तो बताओ अगर मैं टोटल में से इन सबको जोड़ के माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास में वॉशिंग मशीन प्लस टेलीविजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताओ इन सबको इसमें से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई, हंसी किस बात की आ रही है, अमित कुमार जी। बताओ बताओ, क्या ऐसा जोक वोक मार दिया मैंने कुछ। तो आपने बोला 748 आ गया, तो मान लेते हैं 748 ही आएगा। कितनों का आया 748, अच्छा ठीक है, फिर मान लेते हैं 748 आ गया। एक बार मैं लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूँ बस, 5x6 और 612 तो 0, हाँ लास्ट डिजिट ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यही आएगा। अब देखो, अभी आप इन दोनों को सोल्व करने बैठ जाओगे, ऐसे नहीं सोल्व करना है, एक बार जोड़ा माइनस किया। अब जैसे ये इक्वेशन आपके पास में दे दी गई इस तरीके से कि भाई वॉशिंग मशीन माइनस टीवी इज इक्वल टू 50 एंड वॉशिंग मशीन प्लस टीवी इज इक्वल टू 748। फिर आपको बोला जाएगा एक बार इन दोनों को जोड़ा तो 2 वॉशिंग मशीन आया और कितना आ जाएगा 3798, तो वॉशिंग मशीन का वैल्यू कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। और उसके बाद में टीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 399 रख दोगे तो 399 उधर जाके माइनस होगा, तो 400 माइनस कर दिया तो 348 और एक को जोड़ो 349, टीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा 349 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वैल्यू निकलेगा, लेकिन इतना लंबा करने का समय होता है आपके पास में इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए, हमारे पास नहीं होता है। तो आप हमेशा पूरी मैथ्स के लिए एक बात याद रख लेना, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी आ जाए, मान लो a प्लस बी का कोई वैल्यू दे रखा है आपको 50
और a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 20। अब आपको इन दोनों का वैल्यू निकालना है a और b का। तो आपका हमेशा दो ही चीज होगा, जब एक बार आप प्लस करोगे तो 2a आएगा और दोनों वैल्यू जुड़ेंगी, दोनों वैल्यू जुड़ेंगी तो 70 होगा, यानी कि एक बार तो दोनों वैल्यू जुड़ के 2 का भाग लग गया, ठीक है। दूसरी बार आप मान लो इसको हटाना चाहो, दोनों को इसको माइनस करोगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 2b आएगा, 2b आएगा तो ये माइनस होंगे दोनों के दोनों। तो दूसरी बार एक तरीके से क्या हो रहा है, इन दोनों वैल्यू का माइनस होके 2 का डिवाइड लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपके पास में ऐसी प्लस और माइनस की ऐसी वैल्यू हो तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग, समझ रहे हो ना। एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग। तो जब मेरे पास में ये इक्वेशन आई ना, तो मैंने अगले पेज पे जो आपको बताया वो सब नहीं किया, मैंने मेरे दिमाग में सोचा यार ये तो वो वाली इक्वेशन बन गई, a प्लस बी a माइनस बी वाली। तो इसका मतलब एक बार दोनों को प्लस करके 2 का भाग दूंगा, तो मैंने प्लस किया तो 798 बना, 2 का भाग दिया, मेरे दिमाग में 399 आ गया एक। अब मेरे पास दिक्कत ये है कि सर ये 399 वैल्यू वॉशिंग मशीन की है टीवी की है, जब जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, तो ज्यादा वाले, क्योंकि ज्यादा वैल्यू किसकी है, वॉशिंग मशीन की, क्योंकि टीवी तो उसी में से माइनस हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू आ गई 399 और बची हुई वैल्यू 349, इन दोनों को माइनस करो और माइनस करके 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा। अरे समझ गए। तो ऐसे करना है, ध्यान रखना है ये a प्लस बी a माइनस बी हमेशा के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, इसी में क्वेश्चन में नहीं, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। चलो, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बन चुका है डायग्राम। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, अब कितने फालतू से क्वेश्चन आएंगे, सब आता है आपको। ये तो वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पे। अरे देखो भाई, फटाफट बताओ पहले का आंसर क्या होगा। चलो पहले क्वेश्चन का देखो, टेलीविजन मोबाइल फोन की कुल संख्या तथा कैलकुलेटर उत्पादों की कुल संख्या में कितना अंतर है। टेलीविजन मोबाइल को जोड़ना है और उसमें से कैलकुलेटर माइनस करना है, यही करना है ना। अब देखो, अब एक स्टूडेंट तो क्या करेगा, एक स्टूडेंट तो टेलीविजन और मोबाइल को जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेगा और फिर कैलकुलेटर उसमें से माइनस करना है। तो पहले इन दोनों वैल्यू को जोड़ेगा फिर उसको माइनस करेगा। एक स्टूडेंट बोलेगा डबल मेहनत क्यों करूँ, ठीक है, जोड़ के माइनस नहीं करना मुझे, तो मैं सीधा ही करूंगा। मैं भाई दोनों वैल्यू ज्यादा है तो इसको तो माइनस करना, तो इनमें से किसी एक में से माइनस कर दो, दोनों जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, जब दोनों वैल्यू छोटी है। तो 349 को 31 माइनस कर दो 49 में से, तो 48, तो 18 बचेगा पीछे, तो 318 में 396 जोड़ दो, ठीक है। मतलब 318 नहीं, 200 और भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, 118, ठीक है। तो आपका कितना है, अरे 524 और 14, 524 और 14, 4 4 14, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है, माइनस प्लस कर रहे हो आप लोग। देखो दिमाग में टुकड़ों में कैलकुलेशन किया करो, 349 है उसमें से 231 माइनस, तो पहले 331 को माइनस करो, कुछ नहीं करना, और 31 में भी पहले 1 को माइनस करो 48, और फिर 30 माइनस किया तो 18 बन गया, यानी 318 बन गया, ऊपर 200 बचा था यानी 218 बनेगा ये। 218 में 396 जोड़ना है, तो पहले 18 जोड़ो फिर 200 बाद में जोड़ेंगे। पहले 18 जोड़ा तो पहले 8 जोड़ो, तो 404 और 414 यानी 414, ठीक है। 414, इधर कितना बचा था, 100 बचा था ना, 414 में 100 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 514। टुकड़ों में कैलकुलेट करो, एकदम छोटे छोटे पे, जहां तक पहुंच सकते हो छोटे छोटे पे। इनमें से कोई नहीं आ गया भाई इसका आंसर, तो ठीक है। चलो, नंबर ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूस्ड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स एंड वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस्ड टुगेदर, ठीक है। नंबर ऑफ टेलीविजन आपके पास पेपर पे लिखा होगा तो आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। टेलीविजन कितना % है, किसका भाई, किसका पूछा था, वॉशिंग मशीन एंड कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन एंड कैलकुलेटर। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ना है आपको तो ऐसे 399 में 31 जोड़ दिया तो 430 हो गया कि नहीं हो गया, 430 में 200 जोड़ देंगे तो 630 हो गया। अब भाई साहब इसकी वैल्यू निकालनी है अब मुझे, अब मैं आगे जाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली बोला है कि नहीं बोला क्वेश्चन ने, अप्रोक्सीमेटली बोला है। अब इनमें से कौन सा वैल्यू आएगा मेरा, अप्रोक्सीमेटली बोला है, इतना सब पता है।
अब मेरे पास में ये कैलकुलेशन आ गई, अब बताओ इसको काट पीट के पॉइंटों में सोल्व करना पॉसिबल है क्या एग्जाम में? पॉसिबल है कि पार्ट में? नहीं पॉसिबल। इसको काट पीट कहाँ करोगे? और पॉसिबल सब कुछ है लेकिन एग्जाम में इतना नहीं कर पाते हम लोग। तो हमें सीधा सा क्या करना है, देखो 630 है ये, तो इसके मतलब ये 600 है, ये 300 के आसपास है, ऐसा कुछ मान लो। तो 50% इसका कितना बनेगा? और ऑप्शंस में 50% सबसे कम आंसर है, तो 630 का 50% कितना बनेगा? 315। यानी कि जहां तक 315 होता तब तक तो ये वैल्यू 50% होती, और 315 से ये कितना ज्यादा है बताओ मुझे? 34 ज्यादा है कि नहीं है? 34 ज्यादा है। अब आ जाओ 50% से ऊपर कितना होगा वो देखना है हमें। तो मुझे बताओ 1% का वैल्यू 6.3 के आसपास होगा कि नहीं होगा? 1% का वैल्यू 6.3 होगा। तो देखो 6 पंजो 30, और 3 को भी करो 5 से, 5 से 15 तो 1.5, ठीक है। 5 से करो 1.5 तो 31.5 के आसपास कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। 5 बार करेंगे तो 31.5 के आसपास। तो लगभग लगभग ये मेरा जा रहा है कितने के पास में? 55% के पास में जा रहा है। यहीं से आइडिया लगा लिया मैंने कि बचा हुआ ये जो 34 है ना, ये मेरा लगभग 5% के आसपास ही, ठीक है। तो 55, अब अगर 55 के भी और नजदीक ऑप्शंस होंगे 56 वगैरह कुछ, तो हम देखेंगे 55 ये लो, समझ गए? तो ऐसे आइडिया लगाना है। मतलब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ 349 डिवाइड बाई 630 मल्टीप्लाई बाई 100। आपको ये देखना था कितना परसेंट हो। पहले आपने ऑप्शन में देखा 50% आ रहा है, लगभग एक में 60% आ रहा है। तो मैंने देखा कि भाई इसका 50% तो 315 हो गया 50%। दिमाग में सोच लो, बचा 34 इसका कितना परसेंट हो सकता है? तो मैंने यहाँ पे देखा 1% की वैल्यू लगभग 6 के आसपास होगी, तो 6 पंजो 30, तो ये 5% के आसपास होगा लगभग, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 6% होते तो 36 हो जाता, 0.3 भी है। तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को 55 लगा देना। सर बंद होने वाला है। अच्छा आपके पास भी टाइम आता है क्या? नहीं, अभी 10 मिनट लेट चालू किया था ना, अभी 10 मिनट और है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कैलकुलेशन वगैरह आ गया जो? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेन ड्राइव, कैलकुलेटर एंड वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी? ये आप निकाल लेना, जोड़ना ही तो है तीनों को, इसमें मैं जोड़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए यही था। थैंक यू। कहाँ है? अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ानी थी लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 मिनट ही बचे क्लास में, ठीक है। कैसलेट डीआई हमारा चल रहा था। डीआई के अंदर एकदम प्री का लास्ट स्टेज के ऊपर हम लोग चल रहे थे। वेन डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, और टेबल का मैंने एक आसान सा क्वेश्चन करवाया था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा एक बार लेक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये मैंने सिखाया था आपको कि 3 सर्कल्स में ओनली और इस सब का क्या चक्कर होता है। उसके बाद में हम लोगों ने ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल का क्वेश्चन लास्ट क्लास के अंदर देखा था हमने, ठीक है। और इस टेबल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग टेबल बनाते हैं, और आप सभी लोगों को टेबल दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने सर्कल का एक अच्छा क्वेश्चन किया था कल, अगर कल की क्लास में किया था शायद। उम्मीद करता हूँ सबने एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कहाँ गया वो क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने? हाँ ये वाला प्रश्न। हाँ इस क्वेश्चन में बताओ भाई, दोबारा से किया था सभी लोगों ने? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को? कल मैंने समझाया था, आप रिपीट मोड पे देख के कैसे भी करके इसको समझ लो। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ गई, इस क्वेश्चन की अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ गई, बाकी तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप लोग वेन डायग्राम वाले में किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं अटकेगा, एकदम आराम से स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है। PDF कहाँ से मिलेंगे? अभी कुछ नए स्टूडेंट आए हैं क्या? ठीक है, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको PDF के लिए एक बार मैंने तो लिंक भेज दिया, एक तो अनाउंसमेंट में लिंक देख लेना, एक चैट बॉक्स में लिंक देख लेना। आपको PDF के लिए एक लिंक दिया जाएगा, उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। उसमें 2 फोल्डर होंगे, एक तो नोट्स का फोल्डर होगा जिसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, एक आपको DPP का फोल्डर होगा जिसमें आपको DPPs मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो प्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपसे, आपको कॉन्सेप्चुअल सारी क्लियरिटी हो जाएगी। पहले के क्वेश्चन की है, ये क्वेश्चन किया, इन सभी चीज़ों के माध्यम से। हाँ
अब एक चीज और समझना सभी लोग, आपका जो डीपीपी और नोट्स वाला सेक्शन है ना, वो एक ही लिंक रहेगा, उसका नया नया लिंक रोज नहीं बनेगा, उसी में अपडेटेशन होगा। जैसे कल का पीडीएफ उसमें दोपहर में डल गया था, तो कल का पीडीएफ उसी में अपडेट हो चुका है, आज का पीडीएफ उसी में अपडेट हो जाएगा। डीपीपी थोड़ा थोड़ा टाइम करके आएंगी, कुछ एक्स्ट्रा डीपीपी ऑलरेडी उसके अंदर है और डीपीपी बन रही है, डीपीपी बनने में थोड़ा समय लगता है, तो डीपीपीज बन रही हैं आप लोगों की। ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग हमारे स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोगों ने टेबल डीआई पढ़ा था। टेबल डीआई कब बनाते हैं हम लोग? टेबल डीआई तभी बनाते हैं जब वेरिएबल किससे ज्यादा हो, वेरिएबल आप लोगों के 3 से ज्यादा हो, या फिर 3 से ज्यादा 5 हो, या फिर ओनली कॉमन जैसे वर्ड ना आते हो। ये हम लोगों ने ये तो कर लिया था, है ना, ये कर लिया था, और क्या बच गया था? यस, चलो सबसे पहले सभी लोग पढ़ के मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर टेबल बनेगी या आप लोगों का वेन डायग्राम बनेगा। हाँ, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं। टेबल बनेगी ना? सभी को समझ में आ रहा है कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर 5 वेरिएबल है। बोल रहे हैं ना, देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स इन ए कंपनी, तो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर बोल देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो 5 डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो देखो बनाते हैं 5 डिपार्टमेंट। पांच अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसने बोला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में 90 एम्प्लॉइज हैं, तो लिखो फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस में कितने हैं? 90 एम्प्लॉय हैं। फिर आगे वाली लाइन ध्यान से पढ़ना है, बोला है विच इज 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। ये जो 90 है ये टोटल एम्प्लॉइज का 25% है, तो 25% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? मैंने आपको परसेंटेज में समझाया था। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने होंगे? टोटल एम्प्लॉइज हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 यानी 360 एम्प्लॉय। तो टोटल जो एम्प्लॉय होंगे आप लोगों के कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं था, बस मैंने समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो अगर कुछ परसेंटेज दिया होगा तो टोटल एम्प्लॉइज की संख्या आपके पास आ गई। आगे देखिएगा, बोल रहा है 2/9 ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2/9 ऑफ द टोटल। तो 2/9 करो, इसका दिमाग में करो। तो पहले तो 9 का भाग दो, इसमें 9 का भाग दोगे तो 9 चौक 36 यानी 40 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन गया? 80 बन गया। ठीक है, तो 80 लोग एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में बोल रहा है एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन इन द एचआर डिपार्टमेंट। जो सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो एचआर डिपार्टमेंट से 25% ज्यादा हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 80 लोग काम कर रहे हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है कि नहीं होता है? 1/4 होता है। तो इसका दिमाग में ही 1/4 करो, यानी कि कितना? 20। तो इससे 20 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? 100 होगा। कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा था? सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स के अंदर। इसके आगे देखिएगा, बोल रहा है रेशियो बिटवीन एम्प्लॉइज वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इज 4:5। सिक्योरिटी और हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो रेशियो 4:5। तो दो डिपार्टमेंट के नाम तो आ गए, सिक्योरिटी और हाउसिंग डिपार्टमेंट, है ना। अब 4:5 आ गए, तो 4:5 में सिक्योरिटी और हाउसिंग को बांटने के लिए पता तो होना चाहिए ना सिक्योरिटी और हाउसिंग में से किसी चीज का। तो देखो सिक्योरिटी और हाउसिंग ये रहा, इन दोनों का सम क्या होगा? अगर मैं इस 360 में से ये सारा माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? सिक्योरिटी और हाउसिंग का टोटल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो देखो भाई 90 और 80 170 और 100 270। 270 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अगर 260 माइनस करता तो कितना आता? 100 आता। तो 10 कम माइनस होगा, 10 ज्यादा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्लस हाउसिंग दोनों का मिला के प्लस करके कितना है? 90 है टोटल। तो यहां देखो रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है? 9, लेकिन ये 9 नहीं होके 90 है, तो 10 से मल्टीप्लाई।
तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40। तो सिक्योरिटी में कितने 40 और हाउसिंग में 50। बताओ भाई, अगर क्लरिकल लेवल पे ऐसा एक इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो सभी लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? आसान सा सवाल, हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी होना चाहिए, बस बात ये है। आरआरबी में यही चीज होती है, सिंपल चीजों की प्रैक्टिस करो लेकिन अच्छे से। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो एचआर और सिक्योरिटी में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं? एचआर में 80, सिक्योरिटी में 40। एचआर में 80, सिक्योरिटी में 40। तो मोर और लेस में क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो 80 और 40 का डिफरेंस कितना होगा? 40 होगा। अब बोला है क्या, मोर देन बोला है ना, तो मोर देन हमेशा कम वाले से होता है, यानी 40 से ही होगा। तो 40 का 40 कितना परसेंट होगा? 100% ही निकल आएगा ये तो, है ना, 100% निकल आएगा ना। तो आंसर हो गया 100%। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आवास विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन द एम्प्लॉइज इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। हाउसिंग डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कितने का डिफरेंस है भाई? 10 का डिफरेंस है कि नहीं है? इसमें 50, इसमें 40, तो कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आरआरबी क्लर्क में तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। आप वहम में मत रहना, इसीलिए ज्यादा मेरिट जाती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है इसमें, वो भी सिंपल सिंपल। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन वर्किंग सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग। सेल्स, फाइनेंस और हाउसिंग का वो निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सेल्स, फाइनेंस और हाउसिंग, ठीक है, सेल्स, फाइनेंस और हाउसिंग जोड़ो तीनों को, 100, 190 और 240। 240 का एवरेज निकालना है यहाँ पे हम लोगों को। तो 240 का एवरेज निकालने के लिए 3 है, 3 का भाग दो तो 8 या 24, तो 80 आ जाएगा। यानी कि देखो लिख देता हूँ नोट्स के लिए, 240 में 3 का डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब मुझे बताओ, सिंपल वाला टेबल डीआई सभी लोग कर लेंगे, ऐसे ही सिंपल वाले टेबल डीआई में कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल वाले टेबल डीआई में वही चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी कि आप लोगों का कभी कभी परसेंटेज में कुछ कैलकुलेशन रेशियो के अंदर कुछ कैलकुलेशन, बस यही सब चलता रहेगा। और आपको टेबल बना के वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, इतना ही सब कुछ चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो तो ये इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप सभी लोग पढ़ेंगे और इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद में आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, जिनको जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो भी कर लिया उन्होंने समझना ध्यान से। पहले तो यही समझना कि वेन डायग्राम से, आउट ऑफ 15,000 कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एन ऑफिसर पोस्ट, ऑफिसर पोस्ट की एग्जाम दे रहे हैं भाई सभी लोग आपकी तरह, ठीक है। तो 15,000 कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। 450 कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। 450 लोगों का तो एक्सपीरियंस है पहले का, इन रूरल एरियाज ओनली, से केवल किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज ओनली, यानी कि शहरी इलाकों में, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया इसने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें अर्बन और उसी में रूरल, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें अब बताओ, ये जो ओनली दे रहा है इसमें 3 वेरिएबल का कोई चक्कर है अभी तक? भाई प्राइवेट बैंक था, उसके 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अर्बन एक रूरल एरिया बांट दिया उसके अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन बोला 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज ओनली। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक का अर्बन एरिया अलग एक वेरिएबल निकल के आ रहा है। 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। अब इसका रूरल एरिया अलग कर दिया। 360 कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज ओनली। अब देखो
पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक का बोथ दे रखा है, ओनली भी दे रखा है, लेकिन उसमें अर्बन एरिया दे रखा है, अर्बन एरिया दे रखा है, ठीक है। 600 कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक रूरल एरिया ओनली, इसमें रूरल एरिया दे रखा है। द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैव नो पीरियड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर आप लोग वेरिएबल देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि देखो एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर आप इसको देखो तो कितने वेरिएबल हैं, दो ही वेरिएबल है, तीसरा तो है ही नहीं कोई तीसरा बैंक हो, ठीक है। या फिर आप लोग देखोगे इसके अंदर, अच्छा आपको बोले नो वर्किंग एक्सपीरियंस वाले बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे सर काम ही नहीं करते, तो फिर उसमें से डायग्राम कैसे बनेगा? काम नहीं करने वाले तो अपन क्या करते थे, ऐसे रेक्टेंगल में साइड में लिखते थे ना, नहीं काम करने वाले तो वो वैसे नहीं सोचना है, ठीक है। बैंक दो ही थे तो दो ही वेरिएबल बने। अब बोलोगे सर कि इसके अंदर अब हम लोग कैसे करें, ठीक है। अब इसमें फिर बोला कि सर फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसमें अर्बन और रूरल, इसमें भी अर्बन रूरल, तो इसमें भी दो दो एक्सपीरियंस है। टोटल मिला के देखोगे तो 4 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल किसी भी हिसाब से हुए कि नहीं हुए, बताओ? 3 वेरिएबल किसी भी हिसाब से नहीं हुए। ये ओनली बोथ वर्ड्स आने के साथ में 3 वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन ही मैंने इसीलिए करवाया है कि इसमें टेबल दिया ही तो आपको समझ में आए, जो है साथ में ये भी समझ में आए कि इन वर्ड्स का स्ट्रिक्टली ये मतलब नहीं है कि भाई लगेगा ही लगेगा, वो एक पहचानने का तरीका है कि लगता है, लेकिन आपको वेरिएबल भी 3 देखने हैं, समझ गए? चलो अब इसमें आपके हिसाब से कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल, तो चारों की टेबल बनानी पड़ेगी। चारों की टेबल कैसे बनाओगे बताओ? पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों में जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आपके पास में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर वाले भी आपको दे रखे हैं, और साथ में नो एक्सपीरियंस भी दे रखा है ना। अब हमें एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा इसको पतली लाइन करता हूं। हाँ, दिख रहा है ना सभी को? जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास में इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें एक तो अर्बन एरियाज हैं, एक रूरल एरियाज है, एक अर्बन एरियाज है, एक रूरल एरियाज है, एक अर्बन एरियाज है, एक रूरल एरियाज है। इसमें तो नो एक्सपीरियंस वाले में तो एक ही कॉलम होता तो भी चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना समझ गए सभी लोग? टेबल कैसे बनाई मैंने? समझ गए ना? चलो तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करते जाएंगे। आउट ऑफ 15,000 कंडीशन, यानी टोटल अलग से लिख लेना, टोटल यहां लिख देना। टोटल कितने हैं? 15,000 है, ध्यान रखना इसको। अरे यार टोटल है आपका 15,000, ठीक है। एलिजिबल फॉर ऑफिसर पोस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। फिर बोला 450 कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस। ये जो 15,000 लोग हैं ये किसमें सिर्फ हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एलिजिबल है। 450 कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रूरल एरियाज ओनली। तो रूरल एरियाज वाले में क्या लिखूं बताओ? 450 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ? अरे मेरे को थोड़ा डाउट क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा नहीं समझ में? ठीक है, फिर आगे देखना क्या बोल रहा है। 25% of the total number of candidates have prior experience in working in public sector banks in urban areas only। तो किसका 15,000 का 25% बोल रहे हैं ना, तो 15,000 में 4 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो 7,500, 7,500 का आधा कितना होगा? 3750 होगा कि नहीं होगा? 3750 होगा, क्योंकि 15,000 में किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है, 25%। तो वो कहाँ आ जाएंगे? 3750 अर्बन एरियाज में आ जाएंगे। यही तो बोला है उसने, अर्बन एरियाज ओनली, ठीक है। अब आ गया जो
12% of the total number of candidates have prior experience in working in private sector banks in urban areas only. अब 12% लोगों को किसमें वर्क करने का एक्सपीरियंस है? प्राइवेट सेक्टर बैंक में, अर्बन एरियाज में, यानी कि यहां की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका 12% निकालोगे तो कैसे निकलेगा? दिमाग में सोचो। 10% कितना होगा? 1500 होगा। और 1% कितना होगा? 150 होगा। तो 2% कितना होगा? 300 होगा। तो 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू 1800 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे सारे लोग? ठीक है, तो 1800। आगे बढ़ते जाओ भाई। क्वेश्चन बोल रहा है 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन रूरल एरियाज ओनली। 2% लोगों का प्राइवेट सेक्टर बैंक में, कहां पे? रूरल एरियाज में। तो 2% इसका कितना होगा? 300 होगा कि नहीं होगा? 1% इज इक्वल टू 150। तो 2% इज इक्वल टू कितना होगा? 300 होगा। तो यहां पे क्या वैल्यू लिख दूं मैं? 300 लिख दूं। उसके बाद में आ जाओ। ओनली इसलिए लिखा है ताकि पब्लिक प्लस प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट अलग अलग रहे, इसलिए ओनली लिखा है उसने कि भाई पब्लिक की वैल्यू पब्लिक में, प्राइवेट की वैल्यू प्राइवेट में, पब्लिक प्लस प्राइवेट की वैल्यू पब्लिक प्लस प्राइवेट में, इसलिए ओनली लिख रहा है वो। इस बात को समझना है आप लोगों को, ठीक है? नहीं, 3600 कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज ओनली। तो 3600 लोग यहाँ पे आ गए भाई। 600 कैंडिडेट्स हैव वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन रूरल एरियाज ओनली। तो 600 यहाँ पे दे दिया आप लोगों को, ठीक है? द रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैव नो प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी बैंकिंग इंडस्ट्री। तो नो एक्सपीरियंस वाले कितने हो गए भाई? सबको जोड़ दो इसको। कितना आएगा सबको जोड़ने पे? करो, सबको जोड़ो इसको। 900, 4500 तो ये आ जाएगा, है ना? और यहाँ कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा कि 250? 4200 आ जाएगा। 4200 प्लस 4500 कितना होता है? चलो एक काम करो, ये भी 4200 हो गया, 4500 मत करो, ये भी 4200 हो गया। 4200 और 4200 कितना? 8400। 8400 और 300 8700, 8700 9500, 10,500 हो गया। 10,500 हो गया ना, ठीक है? तो 10,500 ये टोटल हो गया। तो 15,000 में से 10,500 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 4500 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 4500 लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है? 4500 लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से ये टेबल बन गया हमारा। अब आप लोग सभी लोग मुझे बताइएगा, इस क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज पे इसलिए जोर दे रहा हूं पहली टाइम से। मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज और कोई स्टूडेंट किसी जो कही गई बात को समझ गया तो ये टेबल बनाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको कैलकुलेशंस में, क्वेश्चन में इसमें उलझाया जाता है, उलझते हैं हम लोग लैंग्वेज में, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है यही नहीं समझ पाते। तो लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी लोगों के लिए। समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर किसी को लैंग्वेज था तो करना ही क्या था? 12% 25% वैल्यू दिया हुआ था, उसको पूरा पूरा यहाँ पे लिखना था, और कुछ भी नहीं था। पूरा पूरा यहाँ पे लिख दो और बन गई टेबल। देखने में क्वेश्चन भयानक सा लग रहा है लेकिन था कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो तो पहला प्रश्न देखो, ऐसे ही टेबल में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे भाई। कैसा ही प्रश्न हो जाओ, टेबल में परसेंटेज देगा, रेशियो देगा, क्योंकि वैल्यूज लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं होगा टेबल में, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। कैंडिडेट्स हैविंग प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रूरल एरियाज इज व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज? बताओ कितना आ रहा है? आप सभी लोग कैलकुलेट करो, इतना तो कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करके बताया करो मुझे। यार टेबल का फॉर्मेट कैसे बनेगा ये नहीं समझ में आता है। आपको पता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक दे रखा है और उसके 2 हिस्से कर रखे हैं, अर्बन और रूरल के, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और क्या है? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में और भी चक्कर है आगे, अब आप ध्यान से देखते रहो। अब देख लो, अब मैं आपको एक दो चीज बोलूंगा, ध्यान से समझना। सारे लोग इधर देखो एक बार। इसने पहली बार क्या बोला था यहाँ पहले ने? 450 कैंडिडेट्स हैविंग प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रूरल एरियाज ओनली।
तो बताओ पब्लिक सेक्टर में रूरल एरियाज में ये जो 450 लोग मैंने रखे हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं? क्या वो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस वाले हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ओनली लिख दिया ना उसने कि ये सिर्फ ओनली रूरल वाले ही हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं कि भाई पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस वालों की संख्या बताओ, तो पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस सिर्फ यही बोलूं, पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस वालों की संख्या बताओ, तो पब्लिक सेक्टर में तो इनका भी एक्सपीरियंस है, इन दोनों का, पब्लिक सेक्टर वाले में, इन दोनों का, अर्बन रूरल में मान लो कहीं भी हो, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक में इनका भी एक्सपीरियंस नहीं है? बताओ। मैंने ओनली नहीं बोला ना, इनका भी एक्सपीरियंस। तो जहां ओनली नहीं है तो ध्यान रखना इस चीज को, इसीलिए तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां बोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, शहरी क्षेत्रों में कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार, उसका कितना प्रतिशत है? कैंडिडेट्स हैविंग पीरियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की बात कर, प्राइवेट पब्लिक नहीं बोल रहा। तो रूरल एरियाज में कौन कौन आ रहे हैं? एक तो ये और एक ये भी आ रहा है रूरल एरिया में। क्या रूरल एरिया में ये आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। 600, तो तीनों को जोड़ो, 600 300 900 1350 बनेगा, तो 1350। फिर बोला है रूरल एरिया, अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में क्या कहेंगे? ये 3750 प्लस 1800 और प्लस 3600, कितना आया है बताना मुझे? 3600 और 1800, 5400 आ गया। 5400 में 3750 और जोड़ दो, 5400 में 3000 जोड़ेंगे तो 8400, 8400 में 750 जोड़ दो तो 9150 आ जाएगा। ठीक है, तो 9150 आ जाएगा। ये आप लोगों को परसेंटेज निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें आइडिया लगाऊं क्या? इस क्वेश्चन में आइडिया नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्यों? देखो 13.75, 13.25, 14.25, 15.75, 14.75, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे आइडिया मत लगाना ये इसका इतना परसेंट हो गया तो ये नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की प्रयास करो। ठीक है, तो पहले तो 10 से 10 काट दो, 15 से कट रहा है, देखो 15 नहीं में 135, 15 अच्छी का 90, 15 कम 15, तो ये आपका आ जाएगा 900/61। अब तो किसी से नहीं कटेगा ये, तो 61 का डिवाइड करो, इसमें एक बार जाएगा पहले, तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा, 290। तो कितनी बार? 61 चौक 4 बार जाएगा। ठीक है, 61 चौक कितना होता है? 244, तो 4 बार चला गया 244, 14.25, दो ऑप्शन है देखो अभी, 14 पॉइंट, तो आगे भी निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो 61 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 244 आया। ठीक है, 244 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 46 आएगा, तो 460 आएगा, एक पॉइंट के बाद में लगाएंगे तो। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, 4 बार किया तो 46 आ गया, 46 में फिर 0 लगा दिया तो कितनी बार आएगा भाई? 6 6 7 42, 7 बार आएगा ना, 460 में भाग देगा तो 14.75 आएगा, क्योंकि 14.7 तक हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अच्छे से इस तरीके से करना है इसको, समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो आप। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ अब। बोलो, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स? बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अर्बन रूरल नहीं बोल रहा है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक बोल रहा है। तो कुछ लोग क्या गलती करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक में एक्सपीरियंस वाले इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना बनेगा? दोनों को जोड़ने पे 4200 बनेगा, और उसी 4200 को मान लेंगे, उसी 4200 को मान लेंगे पब्लिक सेक्टर में। कितने लोग ऐसा सोच रहे थे कि पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस वाले लोग यही होंगे? मैंने पहले भी बता दिया था, उसके बाद बावजूद भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। भाई आपको ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं बोला है, पब्लिक सेक्टर बैंक में इनको भी एक्सपीरियंस है। ये जो 4200 लोग हैं ये वाले भी, तो 4200 प्लस 4200, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में वाले काम एक्सपीरियंस वाले कितने लोग हो गए? 8400 हो गए कि नहीं हो गए? और कितने का 8400? 15000 टोटल का, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके परसेंटेज निकाल दो। अब देखो यहाँ पे देखो दूर दूर है, 83%, 56%, 67, 71, 65%, तो एग्जैक्टली ना निकाल के आप आइडिया भी लगा सकते हो।
आइडिया कैसे लगा सकते हो? देखो 50% तो हो गया होगा, 50% कितना होता है? 7500 50% हो जाएगा इसका, दिमाग में सोच सकते हो। इतना बच गया कितना? 500 400 900 बच गया। तो 1% का वैल्यू 150 होता है, तो 150 का इसमें डिवाइड दो, 5 6 का 90, तो 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? 56%। ये लो, इसको ऊपर नीचे काटने पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहो तो काट सकते हो। सर इसमें प्राइवेट भी है, कहाँ है प्राइवेट? हाँ, एक मिनट रुको। मान लो मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मुझे दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने में एक्सपीरियंस है। अब मेरे से कोई आके पूछे आपको मैथ्स पढ़ाने में एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं मना करूंगा? मैं तो बोलूंगा ना मुझे एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो ना इस बात को? ये 56% हमने डायरेक्ट कैसे किया, किस किस को समझ में आ गया है? भाई सब प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग नहीं हुआ, वो बोल रहा है टेबल में ऐसा बोला गया कि इनको पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस है, इनको प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस, इनको दोनों में एक्सपीरियंस है। अगर बोलता ओनली पब्लिक सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तब मैं इसी को काउंट करता। उसने नॉर्मल सेंटेंस बोला पब्लिक सेक्टर में किसको एक्सपीरियंस, तो पब्लिक सेक्टर में तो इनको भी एक्सपीरियंस है, इनको दोनों में एक्सपीरियंस है, इनको गुना थोड़ी हो गया। ऐसे थोड़ी बोल देंगे इनको पब्लिक में एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है जी। चलो समझ गए यहां तक? ये 56% डायरेक्ट वाला नहीं आया, निताशा जी को नहीं आया। देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर आप इसको काट पीट के करना चाहो तो कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो कि भाई ये 2 जीरो और 1 जीरो, तो ये तीनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 8 है 24, तो 28 दूनी 56%। आप एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम डायरेक्ट सोचते हैं। डायरेक्ट कैसे हो? ये 15,000 है 8400, तो इसके 50% के आसपास तो आ रहा है ये, तो इसका 50% कितना होगा? 7500। आधा तो दिमाग में हो ही जाता है। अब 50% 7500 होता तो 50% होता, लेकिन 7500 से ज्यादा है, इसका मतलब 50% से ज्यादा आएगी वैल्यू। कितना ज्यादा आएगी वो हमें देखना है। कितना ज्यादा है 7500 से? 900 ज्यादा है। तो 900 इसका कितना परसेंट होगा? 1% का वैल्यू 150 होगा कि नहीं होगा इसमें? देखो इधर से 2 जीरो इधर लगा के, तो 1% का वैल्यू 150 होगा, तो 900 में इसका डिवाइड कर दिया 15 6 का 90, तो 6% का वैल्यू आपको पता है 900 होगा, तो 56 प्लस 6% इज इक्वल टू 56% भाई। ठीक है जी। नेहा वर्मा जी अब समझ में आ गया? निताशा आपको भी आया समझ में? ओके चलो, तो इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन भी जरूरी है, अगर हम डीआई की टेबल ही बनाना सीख लेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करना सीखेंगे तो कैसे होगा? करो भाई। अब इसमें देखो ओनली ओनली का फिर चक्कर आ रहा है, देखना क्या करोगे। चलो आ जाओ। What is the ratio of the candidates who have prior experience in working in public sector banks in rural areas? Only लगा दिया ना इस बार, ओनली लगा दिया। इस बार अगर ओनली लगा दिया तो इस बार पब्लिक सेक्टर अकेले बैंक वाले ही आएंगे, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रूरल एरियाज की सिर्फ इसी 450 की बात कर रहा है, और किसी चीज की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है ना, इसी 450 की बात कर रहा है। इस बार ये वाले मत मिला लेना उसमें, क्योंकि उसने ओनली बोल दिया है। तो ये ओनली का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ओनली बहुत बड़ा चक्कर है ये ओनली का। ठीक है ना, ये सिलोलिज्म में भी है और ये यहाँ पर भी है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली टू द कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियर एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रूरल एरियाज ओनली। दोनों के रूरल एरियाज में करना है। तो देखो भाई रूरल एरियाज 450 और 300, तो 450 एंड 300 इसमें निकालना था। 0 0 काटो, 15 से काट दो, 15 या 45, 15 दूनी 30, 3:2 आ गया भाई। समझ रहे हो? चलो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें वो वाले शामिल मत कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
Candidates who have worked in private sector banks in urban areas is what percent less than the number of candidates who have worked in public sector banks in urban areas? निकालो. Candidates who have worked in private sector banks in urban areas, only नहीं बोला इस बार, is what percent less than the number of candidates who have worked in public sector banks in urban areas. पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर के अर्बन की बात कर रहा है, और पब्लिक सेक्टर के अर्बन की बात कर रहा है. ओनली नहीं बोला इसमें, तो दोनों जुड़ेंगे. कहां गई भाई टेबल? प्राइवेट सेक्टर के अर्बन एरियाज कौन से हैं? एक तो देखो 1800 भी आएगा इसमें, और प्राइवेट सेक्टर के अर्बन में इस बार 3600 भी आएगा. तो इसका मतलब टोटल ये कितना बना? 5400 बना. ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई 5400, एक वैल्यू तो आ गई 5400. दूसरी वैल्यू क्या होगी? पब्लिक सेक्टर में, ये तो पब्लिक, ये पब्लिक का निकाला ना हमने 5400, था प्राइवेट का और देखना है. पब्लिक का निकाल दिया था, अभी प्राइवेट का, अभी थोड़ी देर पहले पब्लिक का निकाला था, प्राइवेट का निकाला था अर्बन में. एक सेकंड रुको यार, ये आगे पीछे करना बड़ी दिक्कत. प्राइवेट सेक्टर बैंक में अर्बन, प्राइवेट सेक्टर बैंक में अर्बन में निकालोगे तो 1800 प्लस 3600, यही निकाला था 5400. ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक में अर्बन 3750 प्लस 3600, 3600 प्लस 3700 प्लस कितना होगा? 3600 कितना होता है? 7200. 7200 में 150 और जोड़ दो, 7350 आएगा. 7350 यही है ना? ठीक है, तो एक हमने प्राइवेट का निकाल दिया. आपके सामने तो पेपर पे होगी पीडीएफ, तो आपको इतना दिक्कत, वो टेबल, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी. ये पब्लिक और एक प्राइवेट जो भी है. अब पूछा है कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज व्हाट परसेंट लेस देन, तो कम और ज्यादा में इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई? 600 और 1350, 1950 होगा. अब ये 1950 इतना जल्दी मैंने कैसे निकाला? ठीक है, वो आपको बताता हूँ. मेरे को ना 5400 से 7350 तक जाना है, तो मैं पहले इसमें 600 जोड़ दूंगा तो 6000 तक चला जाएगा. ये 6000 से 1350 ज्यादा है, उसमें 600 जोड़ दिया तो 1950. टुकड़ों में कैलकुलेशन. कम या कम किससे होता है? हमेशा ज्यादा वाले से होता है. लेस देन पूछा तो ज्यादा वाले से होगा. 7350. अब मुझे एक बात, तो क्या इसमें लमसम निकाल सकते हैं हम लोग? आइडिया ले सकते हैं? इसमें नहीं ले सकते. देखो 26.73, 26.53, 24.43, 28, इसमें एकदम से पास में नहीं ले सकते. देखो बहुत पास में नंबर है भाई, बहुत पास में नंबर है, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको. क्वेश्चन की डिमांड एग्जैक्ट कैलकुलेट करना. तो करो फिर. 15 से कटेगा क्या? देखो तो 15 से अगर कट रहा है तो काट दो इसको. 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 135 बचेगा. 15 नहीं में 135, ऐसे होगा ना? ठीक है, 15 एकम 15, 15 दिया 45. अब नहीं कटेगा किसी से भी, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1300/49. अब बोलोगे सर इसका डिवाइड कैसे करें? हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 50 के पास ही तो है, तो टेबल बोलो 50 की. 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो 150 के पास चला जाए, 2 बार जाएगा 98, तो 2 बार तो चला गया. 2 बार 49 दूनी 98 होता है. 98 मतलब कितना बचेगा आगे? 32 बचेगा. तो 320 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा. 6 बार जाएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा. यानी आंसर तो इन दोनों में से आएगा. हाँ भाई चलो, शुक्र है लाइट आ गई है ना? 26.73, 26.53 में से एक आंसर आएगा. अब वो क्या आएगा वो भी आपको देखना पड़ेगा. 49 को 6 से बार करोगे तो कितना आएगा? 300 नहीं आएगा, 300 से 6 कम आएगा, 294 आएगा. तो आगे कितना बचेगा? 26 बचेगा. तो 260, 260 के लिए कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा ये. तो 26.53 आएगा. एग्जैक्ट निकालने क्वेश्चन की डिमांड है तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है ना? एग्जैक्ट ही निकालना पड़ेगा. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका देखो फाइनल क्वेश्चन है, ज्यादा बोरिंग नहीं करेंगे अब क्लास को. इफ 37% ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट. ठीक है भाई, इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट का 36-37% पोस्ट ग्रेजुएट है. देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट.
लो भाई, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने किसका रेशियो पूछा है? कैंडिडेट्स बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कितने आए थे आपको याद है? 10,500 आए थे। हमने बोला था, यहां पे लिख भी दिया था, इसीलिए मैंने लिखा था वो टोटल नंबर। नो एक्सपीरियंस वाले 4500 है, तो एक्सपीरियंस वाले कितने हैं बचे हुए? 10,500। ठीक है, तो 10,500, तो नो एक्सपीरियंस वाले कितने हैं? 4500 हैं। तो आपको इसका रेशियो निकालना है किसके साथ में? इन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस वाले नहीं है, हु आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। देखो इन एक्सपीरियंस वाले टोटल तो 4500 हैं, और उनमें से पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं? 37% है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने नहीं होंगे? 63% पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे, तो इसका 63%। तो भाई साहब ये कट गया, यहां से ऐसे लो, अब काटो, देखो 15 से कट रहा है मेरे हिसाब से। 15 × 45, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, तो ये आ जाएगा आप लोगों को 700। 7 से देखो फिर कट रहा है 100, 7 × 9 = 63। अब कट रहा है क्या? तो ये आ गया आपका 100:27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी सर, बोथ एंड ओनली वाला चक्कर समझ नहीं आ रहा। अरे कैलकुलेशन कहाँ फास्ट है? कुछ दिन पहले तो कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक्स हो रही थी, तब थोड़ा दिमाग ठीक नहीं था मेरा शुरू में। मतलब कई बार होता है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी थोड़ा बहुत। मेंटली डिस्टर्ब का मतलब कुछ और चीज़ें चल रही होती है दिमाग के अंदर, तब ध्यान नहीं होता है, तब गलतियाँ हो जाती है। तो शुरू में कई बार हो रहा था ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ओनली मतलब वर्ड अभी भी समझ में नहीं आ रहा? क्यों भाई, बाय क्यों हो गया अभी से ही? निकिता महाजन जी, अरे कैलकुलेशन, अच्छा एक कैलकुलेशन का बड़ा प्रश्न है सभी लोगों का। लो आज आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा अब मैं। देखो ओनली का क्या चक्कर है मैं बताता हूं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनली, पब्लिक सेक्टर बैंक में केवल पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर काम करने वाले 500 लोग हैं, तो ये क्या किसी और बैंक में काम करेगा? नहीं करेगा, ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करेगा। अब मुझे बोल देगा कि केवल ऐसे स्टूडेंट जो पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करेंगे, वो 700 है। तो ये 700 लोग हैं वो पब्लिक में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली अब ऐसे बोल दूं कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वालों की संख्या बताओ, नॉर्मली, केवल नहीं लगाया मैंने ये बोला केवल पब्लिक, तो पब्लिक सेक्टर में तो ये भी काम किए हुए हैं 700 लोग ये भी, तो मैं सिर्फ पब्लिक बोल दूंगा तो 1200 आएगा। लेकिन अगर मैं ओनली पब्लिक बोल दूंगा तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ये थोड़ा सा फर्क है। आप इस क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज को, और जो मैंने प्रश्न कराए हैं इसको एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है? चलो सर, आई एम सेंडिंग अगेन एंड अगेन। अनु यादव सर प्लीज माई कमेंट ऑल्सो। हाँ चलो वह पढ़ेंगे आज। आप करो, आप जो भी आपको बोलना है वो आप बोलो, मैं आपका ही देखूंगा। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप बोलो। एक तो कैलकुलेशन का कुछ आ रहा है, एक ये कि नानू यादव ने क्या भेजा है सर, इससे पहले का नहीं आया। कौन सा नहीं आया इससे पहले का? निताशा जी को हमारा पढ़ाई समझ में आता है, तो अच्छी बात है ना। BOLH वाला समझा दीजिए, मतलब बोथ वाला समझा दीजिए। हाँ बोथ वाला भी समझा देंगे। एक बोथ भी डाउट है भाई। हाँ इससे पहले वाला मतलब ये प्रश्न अनु यादव आप क्लियर करेंगे एक बार मेरे को, मैं सब बता दूंगा। चलो ठीक है, ये भी बता देंगे, ठीक है। और एक तो बोथ, सेकंड लास्ट प्रश्न, एक ओनली, चलो मान लो क्लियर नहीं हुआ, एक कैलकुलेशन। ठीक है, बस आज का इसी का जवाब देंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन,
आप मुझे बताओ, आपको कल लिंक दिया था उसमें कैलकुलेशन की कुछ डीपीपी मिल गई है आप लोगों को? तीन चार डीपीपी मिली जिसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, परसेंटेज है, हमने बड़ी सोच समझ के बनाई है वो। देखो कैलकुलेशन की डीपीपी का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो तीन चार चीजें आपको करनी होंगी। सबसे पहला, आपको एक से लेके 50 तक का टेबल याद करना होगा। अब आप लोगों को वो टेबल कैसे याद करना है, क्या याद करना है, मैंने बताया हुआ है। आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल की पीडीएफ दी हुई है। आप वो जो इंपॉर्टेंट टेबल की आपको पीडीएफ दी हुई है उसको रोज रिवाइज करो। उसमें सारी चीजें, 1 से 50 तक के टेबल भी, स्क्वायर भी, एक से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इनको रोज पढ़ो। अब ये कैसे याद होंगे वो बताता हूं मैं। 1 से लेके 20 तक के क्यूब, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ये कैसे याद होगा, आपको इसको एक इंपॉर्टेंट टेबल की पीडीएफ दी गई है, उसका प्रिंट निकाल लो, ठीक है। प्रिंट नहीं निकालना है तो उसको देख देख के लिख लो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोज उसको एक बार रिवाइज करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले, अगर आपको बिल्कुल ही याद नहीं होता है तो 2 बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है 12 कम 12 12 दूनी 24, मतलब बैठ के ऐसे रिवाइज करे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। सिर्फ रीडिंग लगाना है। एक बार रीडिंग लगा दिया, छोड़ दिया, बस। याद हुआ नहीं हुआ उस पर ध्यान ही नहीं देना है। रीडिंग लगा दिया, छोड़ दिया, शाम को फिर रीडिंग लगा दिया, छोड़ दिया, अगले दिन फिर रीडिंग लगाया, छोड़ दिया, अगले दिन शाम को फिर रीडिंग लगाया, छोड़ दिया। आप, मैं बोल रहा हूँ 30 दिन बाद में आना मेरे पास में। 30 दिन बाद आके आप बोलोगे सर 35 तक तो पक्के याद हो गए, आगे वाले कोशिश कर रहा हूँ मैं। 35 तक भी बहुत है भाई, 35 तक के याद हुए तो पीओ बन जाते हैं, लेकिन कोशिश 50 तक की करनी है, ठीक है। आप बोलोगे सर 50 तक के स्क्वायर नहीं, लेकिन 40 तक के स्क्वायर याद हो गए। सर 20 तक के तो क्यूब नहीं, 15 तक के क्यूब याद हो गए। सर ये टेबल भी याद हो गई मुझे। आप खुद बोलोगे 1 महीने बाद में। बहुत लोगों को याद हुए हैं। मैंने जो इससे पहले, देखो यहाँ ऐप पे तो मैंने लाइव बैच नहीं लिया, बाकी जगह पे जहां भी मैंने लाइव बैच लिया मैंने यही बताया है। इसके अलावा आप लोग 20 2 गुणा 2 के मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 का मतलब जिसमें 2 2 डिजिट हो, जैसे 28 गुणा 94, इस तरीके के मल्टीप्लाई। 20 आप लोग 2 गुणा 3 के मल्टीप्लाई, ये निकालो आप लोग। 20 नहीं निकालो, मान लो अपने तरफ से बना बना के निकालो। नहीं निकालो तो आप क्या करो, सिंपली आपको क्या करना है, जो मैंने आपको दिया है ना पीडीएफ, उसमें जो मल्टीप्लाई वही निकाल दो, ज्यादा नहीं निकालो तो, ठीक है। ये आपको रोज करना है। इसके अलावा एक चीज और करनी है, 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रोज निकाला करो, कम से कम 20 सिंप्लीफिकेशन। कुछ लोग 50 भी निकालते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 20 बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 50 तक ले जा सकते हो। कैलकुलेशन इंप्रूव, नेट पे डालो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम्स, आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको 185 क्वेश्चन की शायद आपको नहीं दी होगी, वो पीडीएफ अभी तक दे देंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, जब पढ़ाऊंगा तब दे दूंगा। साथ ही मैंने 300 क्वेश्चन की तो सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ दे ही दी आपको एग्जाम लेवल की। 300 क्वेश्चन वाली तो मैंने अपडेट कर ही दी थी, कल ही शायद, कल परसों में अपडेट कर दी थी, ठीक है ना। तो वो उसमें से निकालना चालू कर दो, 20-15 दिन का तो काम है ही आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में नेट से ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है। एक ये काम करना स्टार्ट करो कैलकुलेशन। दूसरी क्या होती है, कैलकुलेशन को तोड़ के करो। जितना ज्यादा तोड़ दोगे उतनी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपका एक अलग से लेक्चर लूंगा, जो कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा, 2-3 लेक्चर में जो भी होंगे, वो 2-3 लेक्चर में आप लोगों के लूंगा, इसके कैलकुलेशंस के, ठीक है। तो 2-3 लेक्चर लूंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन आप लोग ना, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा भाई। ये नहीं आया तो फिर मत बोलना सर कैलकुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई ये मैंने बता दिया है, इसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आज से करना स्टार्ट कर लेना। देखो फिर मुझे मत बोलना कि सर हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हुई। संडे को क्लास रखना है नहीं रखना है वो संडे को सोचेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारा प्री तक का डीए कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा 80 नंबर का पेपर आता है। कुछ लोगों को सिलेबस की टेंशन होती है ना, 80 नंबर का पेपर आता है हमारा, ठीक है। उसमें हमने 15 नंबर की डीआई सीख ली, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली, और नंबर सीरीज का भी एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन मैं उसको मान नहीं रहा हूँ, भूल गए होंगे आप लोग, शुरू से पढ़ाऊंगा तो वो नहीं मान रहा हूँ मैं। परसेंटेज कम से कम 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज के आते हैं, तो ये तो हमारा हो गया मैथ्स के अंदर, ठीक है।
और अगर रीजनिंग की बात करूँ तो 5 नंबर का इनइक्वालिटी, 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग, 5 नंबर का क्या सिलोलिज्म, और ब्लड रिलेशन हमारा 5 नंबर का अल्फान्यूमेरिक सीरीज। और ब्लड रिलेशन की एक क्लास होगी तो 2 नंबर ब्लड रिलेशन मान लो, तो 5 चौक 20 और 2 22 और इधर 22। अब मान लो 22 और 22 44 हो गए। मान लो इसमें से कोई टॉपिक मिस हो गए, छोड़ो मिस हो गए, तो मान लो इनमें से 9 नंबर के टॉपिक नहीं आए और 35 के भी आ गए, चलो 30 के भी आ गए, 14 क्वेश्चन नहीं आए इनमें से, कितना परसेंट सिलेबस हो गया भाई? कैलकुलेट करो रे। अरे 3/8 कितना होता है परसेंटेज में? भूल गए ना? 37.5% होता है। देखो एक वैल्यू और याद करा देता हूँ, इतने नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग, कम से कम बोल रहा हूँ 37.5% हो चुका है। बैच चालू है कितने दिन हुए हैं? अभी 1 महीना और रुको, आप सब करा देंगे, ठीक है ना? सिटिंग का भी एक क्लास हो गया है, लेकिन और शुरू से पढ़ेंगे, सिटिंग और नंबर सीरीज शुरू से, काफ़ी नए स्टूडेंट आ गए हैं, ठीक है जी। तो ऐसे सिलेबस की चिंता नहीं करनी है आप लोगों को बिल्कुल भी। लोग डीआई पढ़ा देते हैं 1 महीने तक, हमने देखो डीआई कितना आराम से कर लिया, और यही क्वेश्चन आएंगे आपके डीआई के, ठीक है। तो आज तो टॉपिक खत्म हो गया, तो नया टॉपिक तो स्टार्ट हम करेंगे नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, आज समय हूँ, मैं भी आपके पास हूँ। हाँ, खूनी रिश्ते पढ़ेंगे ना शाम की क्लास में, खूनी रिश्ते में कोडिंग भाषा पढ़ेंगे। सर पूछा था, हाँ 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 हाँ, अच्छा पीछे 2-3 चीज़ें जो थी ना वो, हाँ ये एक तो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था, हाँ जिनका देखो जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं, बाकी मैं अभी एक तो ओनली, एक बोथ और एक ये क्वेश्चन, 3 चीज़ें बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने वाले लोग कितने हैं? अर्बन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर में देखो एक तो 1800 लोग काम कर रहे हैं ये, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखेंगे, 1800 लोग काम कर रहे हैं। अब ये लोग भी तो प्राइवेट में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों में काम किए हुए हैं, तो 3600 वो हो गए, दोनों जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि ओनली पब्लिक सेक्टर नहीं बोला है। ओनली अगर पब्लिक सेक्टर बोला होता तो आप लोगों का जुड़ता, तो 5400 हो गया, तो ये वैल्यू 5400 आ गई। कहाँ चला गया वो? 5400 आ गई। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर का वो जोड़ लिया हम लोगों ने, अर्बन एरिया जोड़ लिया, तो वो 7350 आ गया, वहीं से जोड़ा। अब कम ज्यादा पूछा था तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1950 होगा। लेस देन हमेशा ज्यादा वाले से होता है, मैंने सिखाया था परसेंटेज में, तो डिवाइड वो हो गया, निकाल दिया परसेंटेज, और आपका कितना क्वेश्चन आया था? 26.53 आ गया। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक सेक्टर ओनली बोलता तब आप उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट वाला नहीं जोड़ते, आपको यही डाउट होगा जहां तक मुझे लगता है। और क्या था वो भी, अरे कहाँ चले गए वो पॉइंट्स बनाए थे ना मैंने, हाँ। तो ये आपका हो गया सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन मैंने बता चुका हूँ, ओनली भी बता चुका हूँ, ठीक है। बोथ का बताना है। अरे बोथ का मतलब होता है दोनों सब्जेक्ट, ऐसे बोल देगा सी एज वेल एज कोबल, ठीक है। रमेश स्टडी सी एज वेल एज कोबल, ठीक है। तो दोनों पढ़ रहा है, एक से ही बोल सकता है, तो दोनों पढ़ रहा है। तो रमेश स्टडी सी एंड कोबल लैंग्वेज, सी एंड कोबल बोथ, यहाँ लगाएगा बोथ सी एंड कोबल, बोथ का मतलब दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बोथ में दोनों होता है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो बाकी क्वेश्चन से आप रिपीट करके देखो मेरे क्वेश्चंस, उससे समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर मुझे बताना, हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में समझेंगे, फिर इसको ऐसे सीधा नहीं समझा जाएगा, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।